देखो भाई, जब मैंने आईना देखा तो पहले तो लगा कि किसी बुरे सपने में हूँ, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आया कि नहीं भाई, ये सच है। मैं सुयू हूँ, सु फैमिली का यंग मास्टर, और हाँ, मैं अपने पिछले जन्म की बकाया चीजें अब सतल करने आया हूँ। सब कुछ शुरू हुआ उस दिन जब लिन पांगशी ने मेरे सामने, सबके सामने कह दिया कि उससे शादी करने से अच्छा वो किसी कुत्ते से शादी कर ले। हाँ, ठीक सुना ना, कुत्ते से, और वो भी मेरे मुंह पर। मुझे अपने पिछले जन्म वाले सेल्फ पर हंसी आ रही था। उस कमीने ने इस अनग्रेटफुल औरत को क्यों पसंद किया? टैलेंट की बात करो तो मैं उससे 100 गुना आगे था। फैमिली बैकग्राउंड की तो बात ही छोड़ दो लिन, फैमिली के आगे तो हमारी सु फैमिली इस आसमान जैसी है। अगर मैं उसे पसंद नहीं करता तो लिन फैमिली तो बरसों पहले खत्म हो चुकी होती। वो चीख रही थी कि मैं यहाँ कूल बनने की कोशिश ना करूं, कभी उसके सामने ना आऊं। बोल रही थी कि इंगेजमेंट तोड़ना है तो तोड़ देगी, और मेरा चिपकावन बिहेवियर उसे घिनौना लगता है। मैंने बोर होकर उससे कहा, थोड़ा शांत हो जा, इतना चिल्लाने का क्या फायदा, इंगेजमेंट तोड़नी है तो तोड़ दो। वो शॉक में रह गई। वहां खड़ी भीड़ में लोग आपस में बुड़बुड़ा रहे थे। क्या सुयू ने सच में ब्रेकअप एक्सेप्ट कर लिया? ये क्या हो रहा है? प्लॉट ट्विस्ट आ गया। एक लड़का तो तुरंत अपने डैड को फोन लगाने भागा। उसने मुझसे कहा कि सिर्फ बातों पर भरोसा नहीं है, क्या मैं स्वेयर कर सकता हूँ? मैंने तुरंत स्वेयर किया कि मैं सुयू अब से लिन पांगशी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखूंगा, और कल खुद आकर एंगेजमेंट ऑफिशियली कैंसिल करूंगा। अगर मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मेरा पूरा वजूद मिट जाएगा। उसने कहा, ठीक है, इस बार तेरा भरोसा करती हूँ। मैंने अपने आप से सोचा, ये ओवर कॉन्फिडेंट औरत कितनी बेवकूफ है। स्वेयर करने का मतलब ये नहीं कि मैं तुझे और तेरी लिन फैमिली को जिंदा छोड़ दूंगा। ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से मेरा और मेरी सु फैमिली का फेट था कि हमें इस डेस्टिनी हीरो के पैरों तले कुचला जाना था। पर अब मैं अपनी लाइफ आसान और लंबी बनाने वाला हूँ, इसलिए लिन फैमिली और उस डेस्टिनी हीरो दोनों का मरना तय है। तभी मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, सिस्टम बाइंड कंप्लीट हो गया है। मैंने तुरंत पूछा, इसके क्या फंक्शन है? सिस्टम ने बताया कि उसका एम मुझे अल्टीमेट डेस्टिन्ड विलेन बनाना है, और मेरा मेन क्वेस्ट है डेस्टिन्ड हीरो चुफेंग को एलिमिनेट करना। ये सब करने पर मुझे मैसिव रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मैंने सोचा, अगर मैं पूरी लिन फैमिली को तबाह कर दूं तो हीरो का लक काफी हद तक स्टील हो जाएगा। आखिर मेरी एक्स की लिन फैमिली मेरी सु फैमिली के रिसोर्सेज यूज करके ही तो इस चुफेंग को ट्रेन कर रही थी। लिन पांगशी एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, अब बातें क्लियर हो गई हैं तो मैं जा रही हूँ, कल घर पर मेरा इंतजार करना। उसने ताना मारा कि मैं प्रॉमिस न तोड़ू वरना मारा जाऊंगा। जैसे ही वो मुड़ने लगी, मैंने उसे रोका, जब तुम्हें मुझसे और मेरी फैमिली से कोई रिलेशन नहीं रखना तो तुम्हारे हाथ में जो भी रैंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलॉय वेपन है और जो रिंग तुमने पहनी है वो दोनों मुझे वापस कर दो, क्योंकि अब तुम इनके लायक नहीं हो। वो गुस्से से बोली, सुयूत, तुम्हारा क्या मतलब है? गिफ्ट की हुई चीजें वापस मांगते हो? मैंने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, जब तुमने ही कहा कि तुम्हें मुझसे कोई वास्ता नहीं रखना तो मेरी सु फैमिली की चीजें मैं वापस क्यों ना लूं? और वैसे भी मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, तुम सिर्फ फ्री के बेनिफिट्स लेना चाहती हो। लगता है तुम्हें लगता है कि सु फैमिली को कोई भी बुली कर सकता है। तभी वहां एक नया कैरेक्टर एंट्री मारता है। क्या सु फैमिली का यंग मास्टर सिर्फ लड़कियों को बुली करना जानता है? लोगों ने तुरंत उसे पहचान लिया। ये सीनियर ईयर क्लासरूम का चू फेंग था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा लिन पेंगसी के साथ क्या रिलेशन है? उसने कहा कि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैंने सीधे शब्दों में उसकी बोलती बंद की, जब ये हमारा पर्सनल मैटर है तो तुम जैसा आउटसाइडर बीच में बोलने वाला कौन होता है? मैंने सबके सामने क्लियर किया, मैंने जो चीजें दी थी वो कभी एज अ परमानेंट गिफ्ट नहीं दी थी। चू फेंग ने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की, सु फैमिली का यंग मास्टर कितना चीप है जो अपने दिए हुए गिफ्ट्स वापस ले रहा है। मैंने उसे इग्नोर किया और लिन पैंग से दोबारा सख्त आवाज में मांगा। आखिर में उसने गुस्से में वो चीजें वापस फेंक दी और बोली, ठीक है ले लो। मैंने उससे कहा, अपने डैड को रेडी रखना, कल मैं खुद आकर ये एंगेजमेंट तोड़ूंगा। चू फेंग उसे वहां से ले गया और दिलासा देता रहा कि वो उसके लिए इससे भी अच्छा वेपन ढूंढेगा। जैसे ही वो गए, सिस्टम की आवाज आई, मैंने स्टोरी लाइन सक्सेसफुली चेंज कर दी है, जिसके लिए मुझे एक न्यूबी गिफ्ट पैक मिलता है। मैंने उसे ओपन किया, एक रेल अपग्रेड कार्ड, एक गोल्डन बॉडी 9 स्टेज टेक्निक और 100 किलो 9th रैंक एसेंस। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। मैंने सोचा, सिर्फ एक छोटा सा प्लॉट चेंज करने पर इतने मैसिव रिवॉर्ड्स मिले हैं, तो अगर मैं आगे चलकर चू फेंग के बड़े अपॉर्चुनिटी स्टील कर लूं तो क्या मुझे मार्शल सेंट लेवल के रिवॉर्ड्स मिलेंगे? ये सोचकर ही मैं पूरा हाइप हो गया। दूसरी तरफ लिन फैमिली के घर में सीन बिल्कुल अलग था। लिन बैंक्स के डैड उसे डांट रहे थे कि उसने बिना पूछे सुयू से एंगेजमेंट तोड़ने का स्टेप क्यों लिया, और वो वहां बस रोने का ड्रामा कर रही थी। उसने अपने डैड से कहा, आप सुयू से इतना डरते क्यों हैं? वो तो बस अपनी फैमिली की वेल्थ पर उड़ने वाला एक रिच किड है। उसने अपने डैड को याद दिलाया कि वो जल्द ही 8th रैंक पार करने वाली है, इसलिए अब उन्हें सु फैमिली के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। वो अपने डैड को मैनिपुलेट कर रही थी कि उन्हें अपनी लिन फैमिली की पुरानी ग्लोरी वापस लानी चाहिए। उनके डैड उसकी इन बातों में आ गए। उन्होंने फैसला किया कि जब आज मैं उनके घर आऊंगा तो वो मुझे अच्छे से लेसन सिखाएंगे और एंगेजमेंट तोड़ने के साथ साथ मुझसे माफी भी मंगवाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी बेटी मुझसे कहीं ज्यादा बेटर है। तभी मैंने उनके घर के हॉल में एंट्री ली और एक कोल्ड स्माइल के साथ पूछा, लिन फैमिली के हेड,
तुम्हें समझ नहीं आया कि तुम किस तरह की माफ़ी चाहते हो? और क्या तुमने मेरी सु फैमिली की सारी चीज़ें रेडी रखी हैं? उन्होंने अपना फेक एटीट्यूड बनाए रखा और कहा, सुयु मैं तुम्हारा ब्रेकअप एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन कल तुमने मेरी बेटी की जो इंसल्ट की है उसके लिए तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी। वरना मैं खुद सु फैमिली के पास जाकर पूछूंगा कि उन्होंने तुम्हें क्या मैनर सिखाए हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने सीधा उनकी औकात दिखाते हुए कहा, तुम सिर्फ एक 7th रैंक के पीक मार्शल आर्टिस्ट हो। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई मेरी फैमिली को क्वेश्चन करने की? ये सुनकर वो चिल्ला उठे कि मैं इंसुलेंट हूँ और क्या मेरे बड़ों ने मुझे ग्रैंड मास्टर की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया? मैंने उनसे काउंटर किया, ग्रैंड मास्टर की रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, लेकिन तुम किस स्टेट से मुझ पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी 7th रैंक की कल्टीवेशन से या इस फर्स्ट ईयर फैमिली हेड होने के घमंड से? तभी वहां चू फेंग टपक पड़ा और बोला, सुयु तुम ग्रैंड मास्टर से ऐसी लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते। भूलो मत कि वो पशी के डैड हैं। मैंने उसे कंप्लीटली इग्नोर किया। पशी चिल्लाकर बोली कि उसकी फैमिली ने एंगेजमेंट तोड़ना एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए अब उनका कोई रिलेशन नहीं बचा और वो यहाँ से जा सकती है। मैंने काम आवाज में कहा, अगर ऐसी बात है तो मेरी सु फैमिली की तरफ से दिए गए सारे एंगेजमेंट गिफ्ट्स मुझे वापस चाहिए। मैंने लिस्ट गिना दी, 20 किलो एथ रैंक एसेंस, 2 ए रैंक वेपन्स, 3 बी रैंक वेपन्स और कई प्रॉपर्टीज के शेयर्स। ये सब सुनते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि इन सबको वापस लौटाने का मतलब था कि लिन फैमिली की पूरी वेल्थ 70% तक गिर जाएगी। मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरा सामान रेडी नहीं रखा? पंशी चिल्लाने लगी कि मैं कितना बेशर्म हूँ। उसका कहना था कि जब ब्रेकअप उसने खुद इनिशिएट किया है तो गिफ्ट्स वापस मांगने का मुझे कोई राइट नहीं है। चू फेंग भी बीच में अपनी हीरोगिरी दिखाते हुए बोला कि अगर मैं सच में एक मर्द हूं तो मुझे समझना चाहिए कि ब्रेकअप के बाद दावरी वापस नहीं मांगी जाती। लिन फैमिली के हेड ने भी कह दिया कि गिफ्ट्स वापस नहीं मिलेंगे, और अगर मैं अभी वहां से निकल जाऊं तो वो मेरी डिसरिस्पेक्ट को माफ कर देंगे। ये सुनकर मैं जोर से हंसने लगा। वो गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही सेकंड मेरा 5th ग्रैंड अंकल, जो कि एक 9th रैंक का ग्रैंड मास्टर था, वहां अपीयर हुआ और उसने लिनहाउ को वहीं दबा दिया। मैंने कॉन्फिडेंटली कहा, लिनहाउ तुम बस एक 7th रैंक के मार्शल आर्टिस्ट हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस यंग मास्टर पर हाथ उठाने की? इसे थप्पड़ मारो। मेरे ग्रैंड अंकल ने उसकी पूरी औकात याद दिला दी कि वो इस चींटी जैसी यूजलेस फैमिली का होकर भी हमारी सु फैमिली के खिलाफ बोल रहा है। लिन हाउ गुस्से और डर में चिल्लाया, क्या 9th रैंक का ग्रैंड मास्टर रूल्स तोड़ना चाहता है? क्योंकि हाई रैंक एक्सपर्ट्स लो रैंक वालों को मार नहीं सकते। मेरे ग्रैंड अंकल ने स्मक करते हुए कहा, जान से तो नहीं मारेंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ अपने घुटनों पर बैठने पर मजबूर जरूर कर सकते हैं। और अगले ही पल लिन हाउस जमीन पर घुटनों के बल गिरा हुआ था। अपने डैड को घुटनों पर देखकर लिन पैंशी मेरे ऊपर चिल्लाने लगी। उसने कहा, सुयु तुम एक नंबर का जर्क हो, मेरे डैड को छोड़ दो वरना मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूंगी। चू फेंग वहां आगे आया और हीरो वाले टोन में बोला, सुयु तुम सिर्फ अपनी फैमिली के पावर के दम पर दूसरों को बुली करते हो। आज मैं चू फेंग तुम्हें चैलेंज करता हूँ। अगर तुम मर्द हो तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो। मैंने कोल्ड स्माइल के साथ कहा, ठीक है मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। हम दोनों के बीच फाइट शुरू हुई और एक ही झटके में मैंने उसकी पूरी स्पीड और पावर को काउंटर कर दिया। वो होश खो बैठा और चिल्लाया, यह इम्पॉसिबल है, तुम 6th रैंक के मार्शल आर्टिस्ट कैसे बन गए? कल तक तो तुम सिर्फ अर्ली 5th रैंक थे। मैंने उसे मॉक करते हुए कहा, छोटे बेवकूफ, इस दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हारी समझ से बाहर है। मैंने ऑब्जर्व किया कि उसकी पावर ठीक ठाक थी और उसके अटैक्स में 5th रैंक जैसी स्ट्रांग मेंटल एनर्जी छुपी हुई थी। वो जमीन पर गिरते हुए चिल्लाया कि उसे यह डिफीट मंजूर नहीं है। तुरंत मेरे माइंड में सिस्टम का पॉप आया। प्रोटैगनिस्ट की मेंटल स्टेट काफी डिस्टर्ब हुई है। सक्सेसफुली प्रोटैगनिस्ट को हिट करने के लिए आपको 1000 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। मैंने मन ही मन सोचा, सिर्फ एक छोटा सा अटैक और सीधे 1000 पॉइंट्स। ये चू फेंग तो मेरे लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गया है। चू फेंग गुस्से में पागल हो गया, कहने लगा कि मैंने जरूर कोई घटिया ट्रिक यूज की है, और वह दोबारा अटैक करने दौड़ा। लेकिन मैंने उसके अटैक को किसी बच्चे के खिलौने की तरह रोक लिया। मैंने उससे कहा, मैंने गलती से तेरी थोड़ी तारीफ क्या करती? तू तो आसमान में उड़ने लगा। तेरी ताकत सिर्फ एक बच्चे के लेवल की है। इसका मतलब ये नहीं कि तू हम एडल्ट से टकरा सकता है। उसे जमीन पर चटाने के बाद मैं वापस लिनहाउ की तरफ मुड़ा और पूछा, क्या अब मुझे मेरी सु फैमिली के गिफ्ट्स वापस मिलेंगे? पक्सी गुस्से से पागल हो रही थी, चिल्ला रही थी कि लिन फैमिली इतना बड़ा डेट क्यों बेयर करे, और मुझे गालियां दे रही थी। मैंने उसकी आवाज बंद करवाई और उसके पास जाकर ध्यान से समझाया, लिन पैंक्स तुम गलत फहमी में हो। पहली बात, मैं यहाँ तुमसे कोई बार्गेन नहीं कर रहा हूँ, और दूसरी बात, अब तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे सामने इस तरह चिल्ला सको। हालत हाथ से निकलते देखकर लिनहाउ चिल्लाया, स्टॉप! मैं सु फैमिली के साथ सारे गिफ्ट्स लौटाने के लिए तैयार हूँ। उसने मुझे उतनी ही वैल्यू के सारे रिसोर्सेज दे दिए। मैंने उन्हें एक्सेप्ट करते हुए कहा, बिल्कुल ठीक, हमारी सु फैमिली की चीजें ऐसे फ्री में नहीं मिलती। तभी सिस्टम की तरफ से एक और रिवॉर्ड साउंड आई। हीरोइन की फैमिली की प्रेस्टीज को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय करने और उनका लक कट करने के लिए आपको एस रैंक टियान यूएन स्वर्ड
और 3000 विलन पॉइंट्स रिवॉर्ड किए जाते हैं। मैटर सॉल्व होने के बाद मैं मुस्कुराकर उनसे विदा ली। जाते जाते मैंने उन्हें वह 9th रैंक एसेंस दिखाया और टोंट मारते हुए कहा, वैसे कितने दुख की बात है, मैं ये प्रेशियस एसेंस लिन फैमिली के हेड को गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन अब तुम इसके लायक नहीं रहे। मैंने सबके सामने ओपनली अनाउंस कर दिया कि आज से सु फैमिली और लिन फैमिली के बीच कोई कनेक्शन नहीं होगा। सारे बिजनेस आइस कट। मेरे इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद वहां खड़े टैंक फैमिली और दूसरे बिजनेस पार्टनर्स ने भी पलटवार किया। उन्होंने लिन हाउस से सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए और उल्टा उससे पेनल्टीज मांगने लगे, क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने सिर्फ सु फैमिली के रेफरेंस से लिन फैमिली के साथ बिजनेस किया था। लिन हाउ गुस्से और मजबूरी में चिल्लाकर रह गया। सिस्टम ने फिर से बजाया, हीरोइन की फैमिली को इनडायरेक्टली दबाने के लिए आपको 2000 विलन पॉइंट्स और मिल गए। सीन चेंज हुआ और मैं वापस अपने घर आ गया। मैं वहां बैठा थोड़ा जोन आउट हो गया था। तभी मेरे डैड वहां आए। उन्होंने मुझे बैठने को कहा और बोले कि घर में अकेले जब कोई आउटसाइडर ना हो तो फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। मैंने उनसे पूछा, क्या आप एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड पर वापस जा रहे हैं? उन्होंने बताया कि कुछ छोटी मोटी बातें हैंडल करने के बाद वो वापस निकल जाएंगे, पर जाने से पहले उन्होंने मुझे समझाया कि अब जब मेरी आंखें खुल चुकी हैं तो मुझे इस फ्री टाइम में प्रॉपरली ट्रेन करना चाहिए। मैंने पिछले कुछ सालों में काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया था। उन्होंने मुझे खुशखबरी दी कि उन्होंने पूरी फैमिली को ऑर्डर्स दे दिए हैं कि मेरी ट्रेनिंग रिसोर्सेज की अब कोई लिमिट नहीं होगी। ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर खुशी से पागल हो रहा था। सही में घर में ऐसी इनफाइनाइट वेल्थ होना किसी सपने जैसा था। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से डैड को अश्योर किया कि इस बार मैं क्योटो मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन एग्जाम में टॉप पोजीशन लेकर आऊंगा। डैड ने एक प्राउड स्माइल दी और कहा कि अब वो टेंशन फ्री हैं और मुझे लिन फैमिली के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पहले ही अपने लोगों को उनका सफाया करने का ऑर्डर दे दिया है। जब मैं अकेला था, मैंने अपना स्टेट्स पैनल ओपन किया। मुझे पता था कि ये सारे विलन पॉइंट सिस्टम की शॉप में काम आएंगे। जब मैंने शॉप चेक की तो वहाँ ऐसे लेजेंडरी आइटम्स थे जिन्हें देखकर किसी भी हाई लेवल मार्शल सेंट की आंखें खुली की खुली रह जाए। पर मैं बिल्कुल रिलैक्स था, क्योंकि मुझे पता था कि आगे चलकर चू फेंग के पास आने वाली सारी हिडन अपॉर्चुनिटीज़ को मैं चुरा लेने वाला हूँ, तो पॉइंट्स की तो कमी आने ही वाली नहीं थी। मैंने प्लान बनाया कि इन पर थोड़ा और प्रेशर डाला जाए। मैंने अपने एक सबॉर्डिनेट को कॉल किया और ऑर्डर दिया कि मीडिया में ब्रेकअप की खबर स्प्रेड कर दो। लेकिन ट्विस्ट ये डालना कि लिन पंगसी और चू फेंग का चक्कर चल रहा था और लिन फैमिली ओपनली इस चू फेंग पर अपना पैसा उड़ा रही थी। उसने तुरंत ऑर्डर एक्सेप्ट किया और जल्द ही हर जगह न्यूज़ हेडलाइंस बन गई, शॉकिंग। लिन फैमिली की शहजादी ने एंगेजमेंट तोड़ी क्योंकि वो सीक्रेटली किसी और आदमी को स्पॉन्सर कर रही थी। लोग आर्टिकल्स पढ़कर उनका मजाक उड़ाने लगे कि बाहर से इतनी इनोसेंट दिखने वाली लड़की अंदर से इतने गेम्स खेल रही थी। अगले ही दिन लिन पक्षी गुस्से से भरी हुई मेरे पास आई। वो चिल्ला रही थी, सुयू, तुम एक नंबर का जर्क हो। तुमने मेरे और चू फेंग के बारे में इतनी घटिया बातें फैलाकर मेरा नाम खराब कर दिया है। मुझे आज के आज एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैंने फुल इनोसेंट होने की एक्टिंग करते हुए उससे पूछा, कैसा एक्सप्लेनेशन? मैंने थोड़ी ना मीडिया से कुछ कहा है। सबको पता है कि हमारा ब्रेकअप लोगों के सामने हुआ था। और वैसे भी जब तुम्हारी एंगेजमेंट मेरे साथ हो चुकी थी, तब तुम उस चू फेंग के इतना क्लोज क्यों घूमती थी? क्या इसमें तुम्हारी थोड़ी सी भी गलती नहीं है? उसने रोते हुए चिल्लाया कि वो और चू फेंग सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और लोगों की सोच इतनी घटिया है। मैंने कोल्डली जवाब दिया, लोगों की सोच कैसी भी हो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? अब जब हमारा कोई कनेक्शन नहीं बचा है तो तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। तुम्हें कोई राइट नहीं है यहाँ आकर मुझसे क्वेश्चंस पूछने का। वो रोने लगी और मुझे कोसने लगी कि वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और सिंपली गुड बाय कह दिया। वहाँ आसपास खड़े स्टूडेंट्स उसे और उसके उस अच्छे दोस्त को देखकर बुरी तरह ट्रोल करने लगे। इस स्टोरी शिफ्ट होती है मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ। हमारे टीचर ने अनाउंस किया कि ग्रेजुएशन एग्जाम में अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं और हमारी फाइनल क्लोज ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। आने वाले 8 दिनों के बाद हेवनली रैंकिंग डिसाइड की जाएगी। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन पर आएगा उसे एक 9th रैंक एसेंस, एक रैंक एलॉय वेपन, एक प्योर 9th रैंक ग्रैंड मास्टर की डायरेक्ट ट्रेनिंग और साथ ही मिलिट्री में एक लेफ्टिनेंट की रैंक दी जाएगी। सेकंड और थर्ड आने वालों को भी 8th रैंक के रिसोर्सेज और सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक मिलेगी। उसी दौरान मैंने चू फेंग की तरफ नोटिस किया और उसका ऑरा पहले से काफ़ी अलग लग रहा था। वह ऑलरेडी 5th रैंक के मिड स्टेज तक पहुंच चुका था। मैंने अपने आप से कहा, कमाल है, एक नंबर का डेस्टिन प्रोटैगनिस्ट है ये। कुछ ही दिनों में सीधा एक बड़ा रैंक अपग्रेड कर लिया। उसकी स्पीड बिल्कुल अनरियल थी। मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैं इस चू फेंग को आराम से लेवल अप करने नहीं दे सकता। मुझे उसके आगे आने वाले सारे अपॉर्चुनिटीज़ और लक को कट करना पड़ेगा। वहीं मीटिंग खत्म होती है और सब डिसबैंड हो जाते हैं। दूसरी तरफ चू फेंग जोरों शोर से ट्रेनिंग में लगा हुआ था, पूरा फोकस अपनी ताकत बढ़ाने में, और अचानक उसने एक और ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया। वो 5th रैंक के लेट स्टेज में पहुंच गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा घमंड था और वो अपने आप से बोला कि अब चाहे 6th रैंक के अर्ली स्टेज वाले सामने आए, वो भी उसका सामना नहीं कर सकते।
उसने कसम खाई कि वो मुझे अपने पैरों तले कुचल देगा और अपने उस पहले वाले थप्पड़ का बदला ले। तो जैसे चू फेंग बिल्कुल पागल ही हो गया। एक ही दिन के अंदर उसने हेवनली रैंकिंग के नंबर 9 को डिफीट कर दिया। उसने ओपनली अनाउंस किया कि ये नंबर 9 तो सिर्फ एक शुरुआत है। अब वक्त आ गया है कि रैंकिंग का नंबर 1 किंग भी अपनी जगह से हटे। उसने ये किंग को चैलेंज किया। पूरा ग्राउंड क्राउड से भरा हुआ था और सब ये किंग को चीयर कर रहे थे। पर आखिर में चू फेंग ने अपना पावर दिखाया और ये किंग को भी नॉकआउट कर दिया। जीतने के बाद वो स्टेज पर खड़ा होकर चिल्लाया कि उसे पता है सब उसको हल्के में लेते हैं और उसे सिर्फ एक टॉय बॉय समझते हैं, लेकिन उसने अपनी पावर प्रूफ कर दी है। उसने पूरी आवाज में मुझे चैलेंज किया और कहा, सुयु कल शाम 5 बजे अगर तुम मर्द हो तो मुझसे लड़कर दिखाओ। मैं सबको बताऊंगा कि मैं उस लिम पक्षी के लायक हूं, तुम नहीं। थोड़ी देर बाद मेरा एक दोस्त परेशान हालत में मेरे रूम का दरवाजा पीटने लगा। उसने घबरा कर बताया, यू भाई, एरिना में बहुत बड़ा बवाल हो गया है। चू फेंग ने काफी टॉप रैंकर्स को हरा दिया है और अब स्टेज से तुम्हें चैलेंज कर रहा है। मैंने मुस्कुरा कर सोचा कि लगता है हमारा हीरो अब लोगों के नीचे रहना पसंद नहीं कर रहा। मैंने कूल वे में कहा, चलो चलकर देखते हैं कि क्या तमाशा चल रहा है। मैं जब एरिना पहुंचा तो वह चू फेंग स्टेज पर खड़ा माइक्रोफोन पर बोल रहा था कि अगर मेरे अंदर हिम्मत है तो वो वहां आकर मुझसे लड़े। मैंने स्टेज की तरफ चलकर जाते हुए अपनी लाउड आवाज में कहा, कल तक वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। अगर तुमने मेरा सिर्फ एक अटैक झेल लिया तो मैं सू फैमिली को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। क्या तुम्हें ये बेट मंजूर है? चू फेंग ने कंफ्यूज होकर पूछा कि मैं रिटर्न में क्या बेट चाहता हूँ। उसने क्लियरली कह दिया कि अगर मैं उससे पक्षी को छोड़ने के लिए कहूंगा तो वो ये नहीं करेगा। मैंने हंसकर उसकी धज्जियां उड़ा दी और कहा, मेरी ऐसी थर्ड क्लास औरत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं इस बेट में तुमसे कुछ नहीं मांग रहा क्योंकि तुम्हारी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। ये बेट तो बस इसलिए है ताकि मैं तुम्हारा ये अनिंग बोलना बंद करवा सकूं। चू फेंग गुस्से में आकर बोला कि फालतू बातों का कोई फायदा नहीं, अभी इसी वक्त लड़ते हैं। दोनों स्टेज पर आमने सामने खड़े थे। उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली और चिल्लाया, सुयू, ये स्ट्राइक मेरे उस पुराने थप्पड़ का बदला है। उसने अपना अल्टीमेट स्टार स्वॉर्ड आर्ट यूज किया और हवा में जंप लगाकर मेरे सर के ऊपर से अटैक करने लगा। मैंने बिल्कुल बोर टोन में कहा, मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है कि मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे सर के ऊपर उड़ने की कोशिश करे। वो एटीट्यूड में चिल्ला रहा था कि मैं इस अटैक को डिफेंड नहीं कर पाऊंगा और मुझे सरेंडर कर देना चाहिए। मैंने सिर्फ एक वर्ड कहा, नॉइजी, और एक छोटी सी मूवमेंट के साथ मैंने उसके इस सबसे स्ट्रांग अटैक को मिट्टी में मिला दिया। चू फेंग शॉक से पागल हो गया कि यह कैसे पॉसिबल है। मैंने उसे याद दिलाया, मैंने कहा था ना कि मुझे पसंद नहीं कोई मेरे सर पर चढ़े। अब मैं सिर्फ एक स्ट्राइक करूंगा, अगर बच गए तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैंने अपना हेवनली स्किल यूज किया और उसके ऊपर एक मैसिव प्रेशर ड्रॉप किया। चू फेंग चिल्लाया कि ये इम्पॉसिबल है और उसने अपने सारे अल्टीमेट मूव्स लगाने की कोशिश की, लेकिन एंड में वो बुरी तरह जमीन पर धूल चाट रहा था। आखिर में उसके स्कूल के एक टीचर ने आकर उसकी जान बचा ली। चू फेंग ने थोड़ी शर्म के साथ अपने टीचर से माफी मांगी कि उसने उन्हें डिसपॉइंट किया है। उसके तुरंत बाद स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हान ने आकर मुझे डांटना शुरू कर दिया कि मैं चैलेंज मैच में जान से मारने का अटैक कर रहा था और मैंने रूल्स तोड़े हैं। मैंने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि मैंने कौन सा रूल तोड़ा है? जहां तक मुझे याद है, रैंकिंग टूर्नामेंट कोई मामूली मैच नहीं है। इसमें ओपनली एनकरेज किया जाता है कि हम अपनी फुल पावर का यूज करें ताकि हमारा ट्रू पोटेंशियल बाहर आए और सामने वाले चैलेंजर को पूरी रिस्पेक्ट मिले। और वैसे भी वहां पर सेफ्टी के लिए मेंटर्स तो मौजूद थे ही। तो क्या अपनी पूरी ताकत से लड़ना अब रूल ब्रेक करना हो गया है? वाइस प्रिंसिपल हान का ईगो हर्ट हो गया और वह चिल्ला पड़े, सुयू, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया? मैंने स्मक करते हुए शांति से जवाब दिया, हमारी सू फैमिली के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है और हम हमेशा उन सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते हैं जो उसके लायक होते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो एक टीचर के टाइटल को डिर्व नहीं करते, मैं उन्हें एल्डर मानना जरूरी नहीं समझता। ये सुनते ही हान गुस्से से आग बबूला हो गए और बोले कि वे देखते हैं कि मुझे इतनी हिम्मत कहाँ से मिली है। उनकी पावर बढ़ती देख मैंने उन्हें डायरेक्टली वार्निंग दे दी। मैंने कहा, अगर आपने अपनी एट रैंक की स्ट्रेंथ यूज करके मुझ पर अटैक किया तो अपनी मौत के लिए तैयार रहना। मेरी सु फैमिली किसी पर बिना वजह जुल्म जुल्म नहीं करती, लेकिन हम किसी से डरते भी नहीं। अगर मेरी कोई मिस्टेक होती तो आप मुझे मार सकते थे और हमारी फैमिली एक लफ्ज नहीं कहती, लेकिन अगर आपने बिना किसी प्रूफ के मुझ पर अटैक किया तो सॉरी टू से। पर हमारी सु फैमिली के सारे मार्शल सेंट्स 9th रैंक और 8th रैंक के वॉरियर्स आपको मिट्टी में मिला देंगे। वाइस प्रिंसिपल हान जोर से हंसने लगा और बोला कि एक छोटा सा बच्चा पूरी सु फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। मैंने भीड़ में खड़े अपने भाइयों की तरफ देखा और पूछा, मेरे भाइयों, अगर इस वाइस प्रिंसिपल ने मुझे बिना किसी रूल तोड़े मार दिया तो तुम लोग क्या करोगे? मेरे इस सवाल पर सभी ने एक साथ शेर की तरह दहाड़ कर कहा, अगर हमारी फैमिली के किसी भी मेंबर को अन्याय से मारा गया तो पूरी फैमिली अपना सब कुछ लगाकर इस आदमी और इसकी ब्लड लाइन का नामो निशान मिटा देगी। इस धमाके के बीच मेरे सेकंड ग्रैंड अंकल भी वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी डीप और स्ट्रांग आवाज में कहा, हान वाइस प्रिंसिपल, मैं भी यहाँ हूँ
मुझे भी सुनना है कि मेरे पोते ने आखिर कौन सा गुनाह किया है। अगर इसने रूल्स तोड़े हैं तो इस सूली पर चढ़ा दो, सो फैमिली कभी शिकायत नहीं करेगी। लेकिन अगर आप रीजन नहीं दे पाए तो चाहे हमें सेंट ये जैसे लेजेंड से दुश्मनी करनी पड़े, हम आपसे बदला जरूर लेंगे। ये सुनते ही वाइस प्रिंसिपल का पसीना छूट गया। वह थोड़ा स्टर करते हुए बोला कि ये एक स्कूल है और रूल ब्रेकर्स को पनिश करना स्कूल का राइट है। मैंने डायरेक्ट स्कूल के मेन प्रिंसिपल की तरफ देखा जो वहां आ चुके थे और पूछा, प्रिंसिपल सर, आप बताएं कि क्या मैंने कुछ गलत किया है। हेमनली रैंकिंग के नंबर 1 ने मुझे चैलेंज किया और एज अ लोअर रैंकर मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई। इसमें किस रूल का वायलेशन हुआ है? जब कोई रूल नहीं टूटा तो ये वाइस प्रिंसिपल मुझे किस बात की सजा देना चाहते हैं? प्रिंसिपल ने एग्री किया और वाइस प्रिंसिपल हान को पब्लिक के सामने मजबूर होना पड़ा, ये कहने के लिए कि उन्होंने मुझे फॉल्सली एक्यूज किया है और वो माफ़ मांगते हैं। लेकिन मैंने कोल्डली आंसर दिया कि मुझे आपकी ये सॉरी एक्सेप्ट नहीं है। मेरे ग्रैंड अंकल ने एक ही झटके में हान पर एक बड़ा स्ट्राइक किया। उन्होंने कहा कि मेरी सो फैमिली पर कीचड़ उछालने की कीमत सिर्फ एक नकली माफ़ी से नहीं चुकाई जा सकती, और ये थप्पड़ एक मार्शल सेंट फैमिली को डिसरिस्पेक्ट करने का नतीजा है। अपने टीचर को पिटता देखकर चुफोंग का हीरो मूड ऑन हो गया। उसने एक ड्रामेटिक लाइन मारी, सुयू इस दिन को याद रखना, 30 साल नदी के इस पार और 30 साल उस पार। आज तुमने अपनी फैमिली की बैंकिंग का फायदा उठाकर मुझे और मेरे टीचर को झुकाया है, पर एक दिन मैं खुद आकर अपने इस इंसल्ट का बदला लूंगा। मैंने बस उसकी इस मूवी जैसी डायलॉग डिलीवरी पर हंस दिया और कहा कि ठीक है बच्चे, तब तक जी जान से मेहनत करते रहना। आखिर में प्रिंसिपल ने स्ट्रिक्टली अनाउंस कर दिया कि इस चैलेंज के ट्रू विनर सुयू हैं। प्रिंसिपल ने एक और शॉकिंग खबर सुनाई। उन्होंने अनाउंस किया कि कल रैंकिंग लॉक होने के बाद टॉप 20 स्टूडेंट्स को हमारे 9th रैंक और प्रिंसिपल के मार्शल आर्ट्स की लेक्सी को इनहेरिट करने का चांस मिलेगा। ये सुनकर पूरे क्राउड में आग लग गई। सब एक्साइट हो गए क्योंकि एक 9th रैंक ग्रैंड मास्टर की इनहेरिटेंस बाकी सभी आइटम से ज़्यादा प्रेशियस। फिर प्रिंसिपल ने सेफली और पोलाइटली मेरे फैमिली एल्डर्स को वहां से निकलने का रिक्वेस्ट किया और अश्योरेंस दी कि मेरी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनकी है। उनके जाने के बाद प्रिंसिपल ने वीपी हान को डायरेक्टली वार्न किया कि अपने दिमाग से कोई भी अस्सिनेशन प्लान निकाल देना, वरना तुम्हारी मदद कोई मिनिस्टर भी नहीं कर पाएगा। फिर उन्होंने मुझे वापस आकर प्रॉपरली रेस्ट लेने को कहा और बताया कि परसों स्कूल के पीछे वाले नर्सिंग होम में गैदर होना है। वापस आते ही मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंजी, जिसने मुझे पूरे 15,000 विलन पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स हेवन एंड अर्थ पावर, एक टियानोन पिल और एक सोल सेवरिंग क्रिस्टल का रिवॉर्ड दिया। ये सब देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। इस बार तो छप्पर फाड़ कर प्रॉफिट हुआ था। मैंने अपनी अगली स्ट्रेटजी डिसाइड की, जैसे ही मैं आउटर डायमेंशनल बैटलफील्ड में मार्शल गॉड का ट्रेजर हासिल करूंगा, उस दिन के बाद इस हीरो चू फेंग का इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। रात को मैंने अपना स्टैट्स पैनल ओपन किया। मुझे नेक्स्ट लेवल में कंप्लीटली एक परफेक्ट ब्रेक थ्रू चाहिए था और इसके लिए मेरी फिजिकल कंडीशन पीक पर होनी जरूरी थी। मैंने ब्लड वाइटालिटीज को बूस्ट करने का ऑप्शन सेलेक्ट किया। सिस्टम ने बताया कि इसे 100% तक बढ़ाने के लिए 2,900 पॉइंट्स लगेंगे। मैंने विदाउट हेजिटेशन पॉइंट्स खर्च कर दिए और अचानक मेरी बॉडी में एक अनरियल एनर्जी दौड़ने लगी। तब मुझे समझ आया कि सारे मेन कैरेक्टर्स ब्रेक थ्रू से पहले 90% के ऊपर क्यों रहते हैं। उस अल्टीमेट पावर की फीलिंग ही अलग थी। मेरे ब्रेक थ्रू की एनर्जी इतनी मैसिव थी कि वो एक फिनोमिनन बन गई और बाहर लोगों को नोटिस होने लगी। लोग आसपास पॉइंट आउट करके बोलने लगे कि सुयू के विला के ऊपर से निकल रही ये एनर्जी तो हेवनली सोल ग्रैंड मास्टर बनने की है। ये बात सुनकर मेरे ग्रैंड अंकल्स भी तुरंत वहां आ गए और उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उन्हें लगता था कि मैं एक लड़की के पीछे बर्बाद हो रहा हूं, पर उन्हें यह नहीं पता था कि मैं सीक्रेटली ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच गया था। आसमान में बिजलियां कड़कने लगी, पर वो डिस्ट्रक्शन वाली बिजलियां नहीं थीं। उनके अंदर एक रिच लाइफ फोर्स छुपी हुई थी, जैसे डिस्ट्रक्शन के अंदर नया जन्म। मैंने उस लाइफ फोर्स को कैच किया और अपनी बॉडी के अंदर इमोर्टल सब्सटेंस बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर की इंटेंसली हार्ड ट्रेनिंग के बाद मैंने आखिरकार अपने आप को 7th रैंक की ग्रैंड मास्टर रैंक में सक्सेसफुली अपग्रेड कर लिया। मेरी बॉडी ऐसे ग्लो कर रही थी जैसे अंदर एक आग जल रही हो। मैं खुद से सोचने लगा कि एक टिपिकल 7th रैंक वॉरियर के कंपैरिजन में अब मेरा कॉम्बैट पावर कितना डेडली होगा। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं अकेले ही आउटर स्पेस बैटलफील्ड पर किसी को भी मार सकता था। मेरे ग्रैंड अंकल ने मुस्कुराकर मेरी पूरी बॉडी का फाउंडेशन और सॉलिड ओरा देखते हुए मेरी जमकर तारीफ की। मैंने प्योरली हम्ल होकर थैंक यू कहा। उन्होंने बड़े फक्र से कहा कि जिस स्पीड से मेरा टैलेंट ग्रो हो रहा है, अगले 20 साल में मैं 9th रैंक और 50 साल के अंदर मैं एक फुल फ्लेजेड मार्शल सेंट जरूर बनूंगा। उन्होंने मुझे आराम करने का एडवाइस दिया और फिर से रिमाइंड करवाया कि कल ओल्ड नर्सिंग होम आना मत भूलना। अगले दिन जब मैं उस ओल्ड नर्सिंग होम पहुंचा, प्रिंसिपल हम सबको पुराने रिटायर्ड ओल्ड जाओ के पास ले जा रहा था। वहां पर बैठे सारे बाकी लेजेंड्स मेरी तरफ पॉइंट आउट करके बातें कर रहे थे कि सु फैमिली की लक कितनी सॉलिड है, जो इनके घर एक हेवनली सोल ग्रैंड मास्टर आया। एक एक करके सभी स्टूडेंट्स अंदर जा रहे थे।
और थोड़ी देर बाद अंदर जाने की बारी मेरी आई। जैसे ही मैं अंदर गया, ओल्ड जाओ ने मुझे आवाज़ दी और बैठने को कहा। उन्होंने मेरी ताकत देखी और एक सॉफ्ट स्माइल देते हुए बोले, हमारे स्कूल में एक हेवनली सोल ग्रैंड मास्टर आया है, पर अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि मेरी ये मार्शल आर्ट्स लेगेसी तुम्हारे नेचर को सूट नहीं करती और उसके लिए मैंने किसी और को सेलेक्ट किया हुआ है। लेकिन एज अ सीनियर मैं तुम्हें किसी भी मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में गाइड कर सकता हूँ। पूछो तुम क्या जानना चाहते हो। मैंने उन्हें डायरेक्टली देखते हुए रिस्पेक्टफुली कहा, मुझे कोई टेक्निक नहीं चाहिए, मुझे बस उस स्पेसिफिक रूइन यानी उस मिस्टिक खंडर का की चाहिए। क्या आपको उसके सीक्रेट्स पता है? ऑल्ड जाऊ का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। उन्होंने कहा कि वह पर्सनली कंफर्म कर सकते हैं कि अंदर के सीक्रेट का मार्शल गॉड से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। मुझे उनकी इस कंफर्मेशन से समझ आ गया था कि मेरा टारगेट कंफर्म है। फिर ओल्ड जाओ ने एक रिक्वेस्ट रखी। उन्होंने कहा कि 19वीं सिटी में उनके एक बहुत पुराने दोस्त का बेटा रहता है। अगर मैं आने वाले 100 सालों तक उसकी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं तो वो मुझे दे देंगे। मैंने विदाउट एनी डाउट ये डील फाइनल कर दी। मैंने कहा, 100 साल की प्रोटेक्शन तो एक बहुत छोटी चीज है। अगर उसके अंदर अच्छा टैलेंट हुआ तो मेरी सु फैमिली उसको टॉप टियर रिसोर्सेज देकर एज अ लेजेंड ट्रेन करेगी। ये सुनकर ऑल जाऊ बहुत सेटिस्फाइड हुए और उन्होंने मुझे वो की सौंप दी। उन्होंने अपनी पसंद की एक और रेयर मिस्टीरियस आइटम मुझे पकड़ा दी, ये कहते हुए कि अब उनका अंत पास है तो इन सब का उन्हें कोई काम नहीं है, बस उनके उस दोस्त के बेटे का थोड़ा ध्यान रखना। मेरे मन में ख्याल आया कि वह ये चू फेंग का एक और बड़ा अपॉर्चुनिटी मैंने चुरा लिया। फिर उन्होंने हंसकर मुझे बाहर भेज दिया ताकि वह बाकी के स्टूडेंट्स को अपनी रियल लेगेसी दे सके। बाहर आते ही सिस्टम का पॉप आ गया, अपने दुश्मन प्रोटागोनिस्ट की अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी चुराने के लिए बधाई हो, आपको एक स्टार शैटरिंग रैंक वेपन दिया जाता है। स्कूल ने फाइनल नोटिस रिलीज किया कि अब हमें ठीक 7 दिन बाद असेंबल होना है। हम सबकी फाइनल टेस्टिंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटल फील्ड पर होगी और हमारा प्राइमरी गोल वहां जिंदा बचकर वापस आना था। कैमरा शिफ्ट होता है दूसरी तरफ जहां चू फेंग ने अपने आइसोलेशन की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी और सीधा लिन फैमिली के दरवाजे पर उनसे मिलने आया। लिन हाउ और उसके मेंबर्स ने उसको वीआईपी की तरह अंदर इनवाइट किया। लिन हाउ ने अपने घर वालों को प्राउडली कहा, देखा, मैं तुम लोगों से पहले ही कह रहा था कि उसको अपना प्रेशियस भी रैंक वेपन देकर मैंने कोई गलती नहीं की। चू फेंग ने बहुत आदर भरे स्वर में कहा कि अगर सु फैमिली की इतनी बड़ी थ्रेट के बाद भी उन्होंने उसका सपोर्ट ना किया होता तो उसका यह अचीवमेंट पॉसिबल नहीं था। फिर उसने लिन पक्षी की आंखों में देखते हुए कहा, मैं वापस आ गया हूं और अब मेरी सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने में जाएगी, कोई भी तुम्हें दुख नहीं दे पाएगा। वो ब्लश करने लगी। लिन हाओ ने जल्दी से बीच में बोलते हुए उसे बैठने को कहा और रिक्वेस्ट की कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड में वो उनकी बेटी और लिन फैमिली के बाकी स्टूडेंट्स का ध्यान रखें। चू फेंग ने दिल पर हाथ रखकर कहा कि जिस फैमिली ने उस पर इतना बड़ा एहसान किया है वो उन्हें कभी भूल नहीं सकता। इसके बाद चू फेंग ने अपने मास्टर प्लान को रिवील किया। उसने बताया कि कैसे लोग और नॉर्मल स्टूडेंट्स टू फैमिली की गुंडागर्दी और उनके उस एटीट्यूड से नफरत करने लगे हैं जहां वो अपने आप को सभी से ऊपर समझते हैं। चू फेंग ने लिन हाउ को एक स्पेशल अलायंस बनाने का आइडिया दिया जिसमें सारी सेकंड और थर्ड टियर फैमिलीज एकजुट होकर इन टॉप लेवल एल्ट्स और सु फैमिली के खिलाफ आउटर बैटलफील्ड में खड़ी होंगी। लिन हाउ खुशी से राजी हो गया और उन अलायंस को असेंबल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। पूरा एटमॉस्फेयर काफी पॉजिटिव हो गया और फाइनली लिन हाउ वहां से खिसक गया, ये बोलकर कि तुम दोनों यंगस्टर्स कितने दिनों बाद मिले हो तो थोड़ी देर गार्डन में अकेले बैठकर टाइम स्पेंड करो। कुछ दिन गुजरने के बाद हम सबकी यूनिवर्सिटी की टीम फाइनली एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड की तरफ रवाना हो गई। मैंने अपने आप से मन में डिसाइड कर लिया था कि अब वक्त आ गया है सबको दिखाने का कि एक सच्ची मार्शल सेंट फैमिली की धांसू ताकत क्या होती है। रस्ते में हेड ऑफिसर ने एक लंबा मोटिवेटिंग स्पीच दिया। उसने सबसे कहा कि तुम सब आने वाले ड्रैगन कंट्री के फ्यूचर पिलर्स हो, लेकिन ये बैटलफील्ड बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ एलियन रेसेस के एक्सपर्ट से तुम्हारी सीधी टक्कर होगी जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा है। उसने बताया कि जो लोग इस ब्लड बाथ को सरवाइव कर लेंगे वो कंफर्म 6th रैंक या 7th रैंक के स्ट्रांग ग्रैंड मास्टर बनकर लौटेंगे। उसने सबको जिंदा वापस आने की विश दी। कुछ वक्त के ट्रैवल के बाद हम सब आखिर उस मिस्टीरियस जगह 200 वर्ष लोन सिटी लैंड हुए। वहां पर 19वीं सिटी के जनरल किंतुओं ने हमारा लाउडली स्वागत किया। उन्होंने बताया कि हमारी बेसिक अकोमोडेशन का इंतजाम कर लिया गया है और सब लोग आराम करने के बाद ठीक 5 बजे प्लाजा के मेन एरिया में एक रिठे होंगे। वहां जाते हुए बीच रास्ते में हीरो चू फेंग मेरे पास आया और सीधे मुंह बोलने लगा, सुयू, अब हम आउटर स्पेस बैटल फील्ड में आ चुके हैं। यहाँ पर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि आम लोगों की यूनियन में कितनी पावर होती है। तुम जैसा घमंडी रिच किड सिर्फ मनी पर फोकस करता है, पर तुम्हें जनरल पब्लिक और वॉरियर्स की सपोर्ट कभी नहीं मिलेगी। मेरा सबॉर्डिनेट चू फेंग को घूर कर मुझे धीरे से बोला, बॉस, आखिर लोगों को यह क्यों लगता है कि इन्होंने हमें बॉयकॉट किया है, बल्कि असली रियलिटी तो कुछ और ही है। मैंने स्माइल करते हुए एक ठंडी आवाज में जवाब दिया,
शायद इन गधों को अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया है। थोड़ी देर में ही चू फेंग ने दूसरी यूनिवर्सिटीज़ और नॉर्मल फैमिलीज़ के स्टूडेंट्स से नेटवर्क करना शुरू कर दिया। उसकी नज़र मिलिट्री एकेडमी के एक स्टूडेंट फेंगहाउ पर पड़ी। उसने उसके पास जाकर खुद को इंट्रोड्यूस किया कि अगले 4 साल तक हमें मिलकर एक दूसरे की सपोर्ट करनी है। चू फेंग ने तुरंत अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया और मेरा नाम बदनाम करते हुए बोला कि सुयू जो लीडर है वो बस अपनी मार्शल सेंट फैमिली के बेस पर गुंडागर्दी करता है और फोर्सफुली एंगेजमेंट करता है। जब मेरी फ्रेंड ने उसे मना किया तो उसने ना सिर्फ रिश्ता तोड़ा बल्कि उसके डैड को बुरी तरह पीट दिया। इस वजह से सारे स्टूडेंट्स उसके ग्रुप को अवॉइड करते हैं क्योंकि लोग डरते हैं कि उन्हें भी मार दिया जाएगा। उसके पीछे से आकर लिन पशी ने भी रोते हुए झूठ बोला कि मैंने लगातार 7 साल तक उसके पीछे पड़कर उसे तंग किया और जब उसने ना कह दी तो मैंने पावरफुल स्टेट्स का यूज करके उसके परिवार वालों के साथ अब्यूज किया। उनका घटिया रोना धोना सुनकर आसपास खड़े और नॉर्मल स्टूडेंट्स प्रोवोक हो गए कि एलेट फैमिलीज स्ट्रीट के क्रिमिनल्स से भी ज़्यादा खतरनाक और घटिया होते हैं। फेंग हाउ ने इनकी सारी एक्टिंग बहुत ध्यान से सुनी। फिर उसने वहां खड़े गुस्से में आग बबूला हो रहे स्टूडेंट्स से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या तुम सबको सच में कभी किसी रिच फैमिली या फिर स्पेशली इन एलेट्स ने तकलीफ दी है, या फिर तुम्हारे पास ऐसी कोई सेम स्टोरी है जो इस लड़की जैसी हो? चू फेंग ने अपना नकला भाईचारा दिखाते हुए फेंग हाउ से कहा कि इन एलर्ट लोगों के नेचर बहुत एक्सट्रीम होते हैं और तुम्हें धोखेबाजी से सावधान रहना चाहिए। लेकिन फेंग हाउ का एक्सप्रेशन कंप्लीटली चेंज हो गया और उसने एक लाउड और बोल्ड वॉइस में मेरी तरफ देखकर पुकारा, बॉस्तु तो क्या मार्केट में उड़ रही खबरों में आने वाला वो नया टॉय बॉय और आप पर एटीट्यूड दिखाने वाली घटिया औरत यही दोनों हैं? भाई ये तो बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी लग रही है। चू फेंग हकलाते हुए बोला कि ये तुम क्या बोल रहे हो और इसका मतलब क्या है? फेंग हाउ एक जबरदस्त हंसी देकर बोला कि मेरा सिंपल मतलब यही है कि मैं तुम पर और तुम्हारी साइड में खड़ी इस फेक औरत पर पूरे दिल से हंस रहा हूं। फिर फेंग हाउ अपनी एकेडमी के बाकी लौंडों की तरफ मुड़ा और चिल्लाकर पूछा, भाइयों और मेरे एकेडमी के सोल्जर्स, मुझे इस एक डाउट का आंसर देना, तुम इन लोगों पर विश्वास करते हो या अपने बॉस सुयू पर? मैंने भीड़ की तरफ कदम बढ़ाते हुए उन्हें उस कुएं के मेंढक की कहावत सुनाई। मैंने उन लोगों की आंखों में झांकते हुए पूछा कि क्या तुम सबको सच्ची में लगता है कि तुम्हारे चंद खोखले शब्दों से पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया जा सकता है? चू फेंग का पसीना निकल गया और वह बोला कि सुयू, आखिर तुमने ये कौन सा नया प्लान तैयार कर लिया है? फेंग हाउ ने अकड़ते हुए जवाब दिया, भूल जाओ कि यहाँ किसी ने गेम खेला है। तुम्हारी और उस लिन फैमिली की रियलिटी की इन्वेस्टिगेशन हम सालों पहले निकाल चुके हैं। अगर हम यहाँ इस आउटर बैटलफील्ड के रूल्स में फंसे ना होते ना, तो हमारे एकेडमी के पूरे 3,000 स्टूडेंट्स सिर्फ तुम दोनों से अकेले में चैट करने के लिए सीधा तुम्हारे घर में घुस गए होते। मैंने भीड़ में लाउड वॉइस में कहा, मेरे भाइयों, इन्हें लाउडली बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि सुयू किसी के घर में फोर्सफुली घुसकर उसे बुली करता है? पूरे 3,000 सोल्जर्स ने एक साथ चिल्लाकर कहा, बिल्कुल नहीं। मैंने उन जनरल स्टूडेंट्स की तरफ उंगली की और पूछा, तो अब बताओ चूफेंग, ये लोग तुम्हारी सिंगल झूठी स्टोरी पर यकीन करेंगे या मेरे इन 2,762 हार्ड वर्किंग ब्रदर्स पर? मैंने वापस उन भाइयों से पूछा, क्या तुम्हें मेरी फैमिली के उस हाईएस्ट मार्शल सेंट रैंक से डर लगता है? उन्होंने कहा, कभी नहीं। फिर मैंने डीपली लास्ट सवाल किया, इन बेवकूफ़ लोगों को बताओ कि जिस शांति भरी जमीन पर ये लोग रोज रहते हैं, जिन शहर में अपने घर वालों के साथ मजे लेते हैं, उन्हें बॉर्डर पर कौन अपने खून से प्रोटेक्ट करता है? सबने एक साथ बोला, हमारे प्राउड मार्शल सेंट्स। मैंने आगे पॉइंट आउट किया कि इस एकेडमी में खड़े इनमें से किसी का भी बाप अमीर नहीं है। ये किसी एलिट फैमिली से बिलोंग नहीं करते। इन सब की स्टोरी बॉटम से शुरू हुई थी। सब ने मेहनत करके बिना पैसे लगाए इन स्कूल्स और एकेडमी में एंट्रेंस निकाली और इन्होंने अपनी ये हार्ड वर्किंग फेट हम जैसे टॉप फैमिलीज की चैरिटी और बेसिक रिसोर्सेज से बिल्ड की है। हमने इनसे कभी बदले में कुछ मांगा तक नहीं। हमारी मदद से ये अपग्रेड होकर अपने देश के पूरे पिलर्स बन जाते हैं। तो क्या इनमें से किसी के चेहरे पर मेरे या एलिट फैमिलीज के अगेंस्ट गुस्सा दिख रहा है? हम इनको दबाकर रखते हैं। मैंने लाउडली तमाचा मारते हुए पूछा, जब एक अच्छी कंडीशन से उठने वाला चुफेंग जैसा बंदा खुद को गरीब विक्टिम बुलाता है, तो फिर इन सच्चाई में ग्राउंड से उठे हुए गरीबों का टैग आखिर क्या बनेगा? फेंग हाउ ने आगे जाते हुए चू फंग को अल्टीमेट रियलिटी हिट की। उसने कहा, बॉस तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें किसी एलिट ने परेशान नहीं किया है और तुम लोग सिर्फ इंटरनेट ट्रेंड्स फॉलो करके एलिट से नफरत कर रहे हो। ध्यान से सुनना तुम सब के सब, ये एकेडमी सुयू की इज्जत उसके बाप की रैंक के बेस पर नहीं करती है। हमारी औकात सुयू ने फ्रेशमैन कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही दिखा दी थी, सिर्फ सिम जनरल पावर लेवल का यूज करते हुए। बॉस सू ने ग्राउंड में अकेले उतरकर पूरे 3,000 स्टूडेंट्स की हड्डियां तोड़ डाली थी और एक रिकॉर्ड फाइट में कभी नहीं हारे थे। तुम बच्चे लोगों को क्या इस अल्टीमेट रॉ पावर के लेवल डिफरेंस का अंदाजा भी है? उस शांति भरे शौक के बाद मेरी आंखों के सामने फिर से सिस्टम पॉपअप फ्लैश हुआ। नोटिस मैन कैरेक्टर चुफो की ओवरऑल इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल गई है। बधाई हो, तुम्हें नए 3,000 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। इसके साथ एक जुयान पिल का पैकेज भी दिया गया,
जिसके एक ट्राई से मेरी करंट 7th रैंक ग्रैंड मास्टर पावर एक छोटे रैंक लेवल अप कर लेगी। मैंने एक चालू हंसी हंसते हुए खुद को बोला कि मैंने इस आलसी भेड़चू फेंग का फिर से खूब फायदा उठा लिया है। सच में ऐसी छोटी मोटी शीप को जिंदा रखने में अलग ही स्वाद और फायदा है। जब तक इसका पूरा मास फैट लेवल नहीं बढ़ जाता, उसको जिंदा रखने में ही रियल फायदा है। इस हाई वोल्टेज ड्रामा के तुरंत बाद हमारे ऑफिसर जनरल ने ग्राउंड पर आकर ऑफिशियल मैसेज पास करना स्टार्ट किया। उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत में कहा कि ये कैंप एक ऐसी लोकेशन पर स्थित है जो ह्यूमन रेस बाउंड्री के बीच के सेंटर सेक्शन में पड़ता है, इसलिए तुम्हें करंट सेफ्टी अटैक के बारे में डरना नहीं चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि तुम्हारा एक सिंपल मिशन अगले 4 साल जिंदा रहकर ग्रेजुएशन पूरा करना है और दूसरा इंपॉर्टेंट गोल यहाँ पॉइंट्स जमा करना है। 4 साल बाद जिनके पास गिवन नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे उन्हें सक्सेसफुल ग्रेजुएट किया जाएगा। ये सब पॉइंट्स डायरेक्ट एलियन बैटल्स विन करने, इंपॉर्टेंट रेयर मटेरियल उन्हें जमा करने और जंगल के डेडली बीस्ट को मारकर उनके कोर्स लाने से मल्टीप्लाई होंगे। कोई नया रिसोर्स जोन मार्क करने से पॉइंट्स ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने स्पेशली ये बात पॉइंट आउट करी कि किसी भी रेयर मटेरियल को जबरदस्ती आर्मी को देना रिक्वायर्ड नहीं होगा। ये प्योरली बस मार्क्स बढ़ाने का ऑप्शन होता है। फ्री एक्टिविटीज शुरू करने से पहले उन्होंने 2 रूल्स रिलीज किए। अगले दिन हम सभी आउटर लिमिट वाले अनटच जंगल एरिया में एग्जैक्ट 10 दिन के रियल बैटल ट्रायल के लिए उतरेंगे। टास्क बहुत स्ट्रेट था। ज़्यादा से ज़्यादा डेडली क्रिएचर्स हंट करके उनकी एनर्जी कोर्स हासिल करना, जिससे हमारी रियल टाइम आवर और रैंक्स अपडेट होंगी। लास्ट अनाउंसमेंट में ये बताया गया कि इन पूरे टास्क में लिस्ट में आने वाले टॉप 10 कैंडिडेट्स को डायरेक्ट आगे फर्स्ट सिटी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जहां इन सारे ब्लू प्लॉनेट यूनिवर्सिटीज़ की सबसे बड़ी क्लैश बैटल टूर्नामेंट अनाउंस की जाएगी, जिसमें मैसिव आइटम्स एंड रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। इस अनाउंसमेंट के साथ ही उन्होंने आईडी कार्ड्स बांटना चालू करा और उन्होंने फाइनली हम सबको इस फील्ड को रैंडमली एक्सप्लोर करने की परमिशन दे दी। मेरे पापा सुलोंग की तरफ से कम्युनिकेशन आया। थोड़ी देर में मुझे बुलाया गया उनके पास। पापा ने कहा, इस बार तुम्हें बुलाया है क्योंकि कुछ बातें बतानी है। कल की 20 असेसमेंट में जाने की जरूरत नहीं। बेस में आराम से कल्टीवेशन करो। असली काम यह है कि इस बार के 5 रीजन्स एक्सचेंज कंपटीशन में मुझे चाहिए कि तुम नियन और हैफे रीजन वाले रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट्स को टेस्ट करो। उनमें कुछ अलग सा नोटिस करना है। हमें खबर मिली है कि इन दोनों रीजन्स पर शक है कि वो एलियन रेस के साथ मिले हुए हैं। मैंने कहा, यह काम मुझ पर छोड़ दो। चूंकि आपने इतनी हिम्मत दिखाई है तो मैं इसे पूरी तरह संभाल लूंगा। पापा ने कहा, अगर इस मामले में एक मार्शल सेंट इन्वॉल्वड है तो मुझे शांति मिल गई। फिर उन्होंने कहा, बेटा, असेसमेंट खत्म होने के बाद मैं फ्रंट लाइन जाकर तुम्हारे ग्रैंडफादर से मिलना चाहता हूँ। वो भी तुमसे मिलने को बहुत बेचैन है। पर अफसोस फ्रंट लाइन पर एक एलियन रेस का मार्शल सेंट उन पर इतनी नजर रखता है कि वो वहां से निकल ही नहीं पाते। फिर पापा ने जनरल क्वीन से कहा, ठीक है, अब इतना ही जनरल क्वीन, तुम्हें परेशान करने के लिए माफी। जनरल क्वीन ने कहा, फैमिली हेड, आप सी बात क्यों कह रहे हैं? मेरी जान तो आपने ही बचाई थी उस साल, और आपने तो मेरे लिए 9th ग्रेड ब्रेक थ्रू के रिसोर्सेज भी तैयार किए थे। मैं तो सिर्फ यंग मास्टर को बुलाने आया हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। पापा ने ठीक किया, रिसोर्सेज तो तुमने अपनी मिलिट्री मेरिट से एक्सचेंज किए थे, मैंने तैयार नहीं किए थे। ये बात साफ रहनी चाहिए। मैंने जनरल क्वीन को बधाई दी। कांग्रेचुलेशंस जनरल क्वीन, आप जल्द ही 9th ग्रेड ग्रैंड मास्टर बनने वाले हैं। लगता है आपका लेफ्टिनेंट जनरल तक प्रमोट होना भी बस वक्त की बात है। जनरल क्वीन ने हंसते हुए कहा, सो यंग मास्टर मजाक कर रहे हैं, ये तो सिर्फ लक है। फिर उन्होंने कहा, चलो मिलिट्री बेस में कुछ खाते हैं। इतने सालों से नहीं आए तो शायद बीस्ट मीट का स्वाद ही भूल गए होंगे। असेसमेंट खत्म होने पर चू फेंग ने एक डरावना सा स्कोर बनाया। 7280 पॉइंट्स के साथ 27वें ग्रेड के बीस्ट को मारकर पहला नंबर लिया। ये चिंग दूसरे नंबर पर, फेंगटिंग तीसरे नंबर पर, और इस तरह एक्सचेंज कंपटीशन की सीट्स ऑफिशियली लॉक हो गई। इंस्ट्रक्टर ने कहा, मैं पहले सिटी लॉर्ड के रेजिडेंस में रिपोर्ट देने जाता हूँ, तुम सब यहाँ आपस में मिल लो। फिर वहाँ कंपटीशन के दौरान एक छोटा सा ड्रामा शुरू हो गया। एक आदमी लिन पेंगसी को छेड़ते हुए बोला, सुंदर हो पर सिर्फ 5th ग्रेड होकर भी कंपटीशन में आ गई। लगता है तुम्हारे जंजियांग की मार्शल डॉउ बहुत कमजोर हो गई है। आज रात किसी जगह बैठकर थोड़ा ड्रिंक नहीं करते? वो लड़की गुस्से में बोली। कितना घिनौना आदमी है। उसके पास खड़े चू फेंगंग ने कहा, अभी हाथ मत उठाओ, इन्हें थोड़ी देर और जीने दो। एरिना में मैं इन्हें इसकी कीमत चुकवा दूंगा। फिर अचानक एक लड़की एरिना में आई। वो आदमी फिर बोला, सुंदर हो, मैं तुम्हें अलग से बात करने के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। थोड़ी मार्शल डाउ की डिस्कशन कर लेते हैं, कैसा रहेगा? गेट लॉस्ट, उसने जवाब दिया। ऑथ, ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट नहीं। तभी मैं वहां पर गया और उसे जमीन पर दे मारा। हम जैसे लोगों से बात कर पाना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अगर ठीक से बोलना नहीं आता तो चुप ही रहो। वह गुस्से में फट पड़ा, कमीने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? मैं जरूर तुम्हें इसकी भारी कीमत छुपाऊंगी। छोड़ो मुझे, किसी ने उसे रोका। फिर वह बोली, आज अगर कोई जवाब नहीं मिला तो ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। मैंने कहा, धमकी दे रही हो मुझे? वह फिर बोली, कमीने ले मेरा एक पेंच। तभी झगड़ा शुरू हो गया।
जनरल नसाबी ने आकर रोका। क्या तुम सब खुलेआम 5 पैड्स पैक तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? एरिना में किसी की जान लेना अलाउड नहीं है। घायल लोगों को वापस ले जाना कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी तरफ से जवाब आया, क्या ये सिर्फ चोट लगने की बात है? तुम लोग तो पूरी दुनिया से दुश्मनी करने जैसा बर्ताव कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि हमारी ड्रैगन नेशन पूरी दुनिया की दुश्मन बन जाए? जवाब मिला, ड्रैगन नेशन तो पैक्ट का पूरा पालन करती है। फिर हम दुनिया के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? उन्हें फौरन छोड़ो। चू फेंग ने गुस्से से सोचा। हाँ, वैसे भी पूरे दिन सिर्फ दिखावा करना ही जानते हो। असली बहाना है दिखावा करना। फिर अगला मुकाबला शुरू हुआ। मैच 26, 19वीं सिटी रिप्रेजेंटेटिव बनाम 36 सिटी। किसी ने कमेंट किया, जनरल यांग को तो मैचेस अरेंज करने का खूब हुनर है। सच में मैंने मन ही मन सोचा, ये ड्रैगन नेशन वाली लड़की तो किसी पोप की बेटी से भी ज्यादा सेक्रेड लगती है। एक मुकाबले में उस लड़की ने एक ही मुंह में विक्ट्री ले ली। कभी दूसरा मुंह ही नहीं चलाना पड़ा। कितना कूल है ये। एक भीड़ में किसी ने कहा, यही तो होनी चाहिए असली स्ट्रांग औरत की तस्वीर। इसमें क्या बड़ी बात है? मेरे पास भी इतनी स्ट्रेंथ होती तो मैं भी कर लेता। चू फेंग ने दिलासा दिलाया। हमारी पांशी तो जरूर पूरी दुनिया को हैरान कर देगी। तब देखना कैसे कैसे जीनियस को साइड में हट जाना पड़ेगा। मैंने कहा, फर्स्ट प्लेस और 10वीं प्लेस की रिलेशनशिप तो शहद जैसी मीठी लग रही है। ये कहते हुए मैं चू फेंग और लिम्पशी की तरफ इशारा कर रहा था। मेरे एक पार्टनर ने उस लेवल 5 लड़की की तारीफ की जिसने लेवल 6 के 20 जीनियस को हराकर 10वीं रैंक हासिल की थी। मैंने उसको बताया कि उसके पास जरूर फीमेल सेंट जैसी टैलेंट होगी। पार्टनर ने कहा, मैं तो छोटी सोच रखता था। इतना हेवन डिफाइंड टैलेंट है तो इस बार की असेसमेंट सुरक्षित है, अनराइवल्ड है बस। फिर चुफेंग कहने लगे, सुयू, इतना सार्काज्म मत दिखाओ। जब एरिना में आओगे तो मैं तुम्हें पांशी के सामने घुटनों पर झुकवाकर माफी मंगवाऊंगा। मैंने कोल्डली उसके मुंह पर हंसकर बोल दिया कि मैं एक्चुअली देखना चाहता हूं कि एरिना में आखिर उसकी खुद की मौत कैसे होती है। अगले मैच में हमारी 19 सिटी का मुकाबला 36 सिटी की टीम के साथ नीले मोड में होना था। मैंने एरिना में आकर उन घमंडी दुश्मनों को बता दिया कि अब उनका मरने का वक्त आ गया है। वो बदले में मुझे जान से मारने की धमकियां देने लगे। जैसे ही फाइट शुरू हुई, चू फेंग वहां सबका बॉस बनने की एक्टिंग करने लगा और सबको अपनी स्ट्रेटजी बताने लगा। उसने डिसाइड किया कि दुश्मन के लेवल 6 वाले लोग फिजिकल स्ट्रेंथ में बहुत स्ट्रांग हैं, इसलिए वह अकेले 2 लोगों को रोकेगा और बाकी सब दूसरों को हैंडल करेंगे। ये सुनकर एक लड़के ने उसकी इस बॉसी एटीट्यूड को कंप्लीटली ताना मारा पर वो आगे बढ़ गया। मैंने चू फेंग को टोकते हुए साफ कह दिया कि मुझे उसकी कोई भी स्ट्रेटजी सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैंने उन्स को ललकारा और कहा कि अगर उनमें हिम्मत नहीं है तो जमीन पर घुटने टेक कर भीख मांगे। वह गुस्से में आकर मुझे जिंदा गाड़ने दौड़े। उनमें से एक ने मुझ पर अपनी एक जॉइंट हड्डी जैसी क्लब से अटैक किया, ये बोलकर कि इस एक स्ट्राइक से ही मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। मैंने आगे बढ़कर उसके इतने बड़े वेपन को अपने एक सिंगल हाथ से आसानी से रोक लिया। उसकी पूरी ताकत मेरे सामने एक मजाक लग रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखकर उसे बताया कि उसकी यह वेपन मेरी फैमिली के छोटे बच्चों के खिलौने से भी ज्यादा बेकार है। मैंने उस हड्डी को एक ही हाथ से क्रश कर दिया, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो डर के मारे पीछे हटा, क्योंकि उसको फाइनली समझ आ गया था कि मैं कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं बल्कि एक ग्रैंड मास्टर हूँ। मेरे दोस्तों ने मुझे आगे का स्टेज क्लियर करने को बोला, क्योंकि वह समझ गए थे कि मैं सबको अकेले ही मिटा सकता हूँ। मैंने उन्हें पीछे हटकर तमाशा देखने को बोला और अकेले ही उन सबका सामना करने आगे बढ़ा। उस बॉल्ड आदमी ने गुस्से में डार्क पावर से मुझ पर अटैक किया, पर मेरे पास आते ही वह एक इनविजिबल पावर फील्ड से टकराकर जमीन पर धंस गया। मैंने उन्हें उनकी वीक औकात याद दिलाई, जिसे सुनकर वह सब एक साथ मुझे हमेशा के लिए सुलाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने 36 सिटी के प्राइड के नाम पर अपना आखिरी डार्क अटैक क्लच किया। मैंने 9 रीजन्स की पावर को अपनी स्वॉर्ड में जगाया और हेवनली स्लॉटर्स के लिए यूज किया। मेरा एक ही पावरफुल स्लैश उन सबकी मौत का पैगाम बनकर निकला। वो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि मैं लेवल 7 से कितना ऊपर का मॉन्स्टर हूँ। मैंने उन्हें बताया कि 36 सिटी की फिजिकल स्ट्रेंथ में इतनी भी पावर नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी सीरियस हो सकूं। इसलिए मैं उन सबको आखिरी बार कचरे की तरह साफ कर रहा था। चुफंग एरिना के बाहर से चिल्ला रहा था कि मैं रूल्स तोड़कर देश को बदनाम कर रहा हूँ। मैंने उस वाइट नाइट को पूरी तरह इग्नोर किया। उन बचे हुए दुश्मनों ने गुस्से में आकर अपनी एलियन बीस्ट वाली म्यूटेड पावर निकाल ली, जिससे साफ हो गया कि उन्होंने एलियन रेसेस से अलायंस कर लिया था। ये उनकी अपनी ताकत नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक बिट्रियल था। ये देखते ही मेरा गुस्सा बढ़ गया और मैंने हेवनली स्लॉटर की नेक्स्ट वेव से उन सबको एक ही झटके में हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया। ये सब देखकर नसाबी और शडाई जाओचांग जैसे जनरल्स गुस्से में पागल हो गए और उन्होंने मुझ पर रूल्स तोड़ने का नाटक करके मुझ पर अटैक करने का फैसला किया। मैंने यांग जिन को साइड किया और शडाई जाओचंग की तरफ पॉइंट करते हुए पूरी दुनिया को बताया कि उन सब में कितना बड़ा खोट है। मैंने उसको और उसकी आर्मी को एक घटिया कचरा बताया जो मेरे रास्ते का कांटा नहीं बन सकते थे। नसाबी ने आगे बढ़कर मुझे धमकाया कि उसका बाप लेवल 9 पर है और वह एक होली गॉड का स्पेशल डिसाइपल है, इसलिए मैं उसे मार नहीं सकता।
मैंने जोर से हंसकर उसको सिखाया कि जिसे वह होली गॉड बोलता है वो सिर्फ एलियन रेस का पाला हुआ एक सस्ता कुत्ता है। मैंने अपनी स्वर्ड स्विंग की और उस बाल जनरल को भी बिना सोचे समझे एक ही बार में सीधा नर्क भेज दिया। उसके बाद शडाई जाऊचंग अपनी लेवल 8 की लाइटनिंग पावर के साथ हवा में उड़ते हुए मेरे ऊपर अटैक करने आया, ये सोचकर कि मैं उसके इस अल्टीमेट मूव के सामने नहीं टिक पाऊंगा। मैंने कोल्डली अपनी वॉइड स्वॉर्ड बाहर निकाली और उसके लेवल 8 के अटैक को एक मजाक की तरह काटकर उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। चू फंग ये सब दूर से देखकर सदमे में जमा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह जल भुनकर सोच रहा था कि उसने इतनी मेहनत की फिर भी वह मुझसे आगे क्यों नहीं निकल पाया, जबकि मैंने उसकी तरह कोई हार्ड ट्रेनिंग भी नहीं की थी। वह अभी भी डिल्यूजन में था कि वह आगे चलकर मार्शल गॉड बनेगा और मुझसे स्ट्रांग हो जाएगा। मेरे बाकी दोस्तों ने आकर मुझे घेर लिया और मेरी प्रज की। मैंने निहोंग और 36 सिटी के बचे हुए लूजर्स को ताना मारा कि उनका एलियन मास्टर का प्लान फेल हो चुका है। मैंने जानबूझकर चुफम को नीचा दिखाया और उससे वहां का बचा हुआ कचरा साफ करने का ऑर्डर दिया। मैं बाहर निकल गया, ये बोलकर कि मैं स्पाइस को ढूंढने जा रहा हूं, पर मेरा असली इरादा चू फंग का अगला फॉर्च्यून चुराना था। चू फंग पीछे खड़ा रो रहा था कि ये सारी ग्लोरी और प्रज उसकी होनी चाहिए थी, पर मैंने उसका चांस छीन लिया। उसकी ऐसी शक्ल देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। चू फंग अपनी वाइस प्रिंसिपल टीचर हान के साथ जल्दबाजी में एक डार्क फॉरेस्ट से होते हुए एक सीक्रेट रूइन की तरफ भागा, ये सोचकर कि वहां से उसको जरूर कोई गॉड टियर कल्टीवेशन मेथड मिलेगा और वो मुझे अपने पैरों तले दबा देगा। पर उस बेवकूफ को पता नहीं था कि मुझे उसका यह राज पहले से पता था। मैंने अपनी लेवल 9 कल्टीवेशन कार्ड यूज कर ली थी, जिससे मेरे पास लगभग 24 घंटे के लिए प्योर लेवल 9 ग्रैंड मास्टर की ऐसी पावर आ गई थी जिससे कोई हरा नहीं सकता था। मैं उस रूइन के आगे एक डार्क ओरा के साथ रेड मास्क पहनकर खड़ा हो गया ताकि वह दोनों मुझे पहचान ना सके। जैसे ही चू फंग और उसकी टीचर वहां पहुंचे और उन्होंने उस पत्थर के दरवाजे को गोल्डन की से खोला, मैं वहां उनके ठीक पीछे आ गया। मेरा ओरा इतना हैवी था कि चू फंग की टीचर डर के मारे जमीन पर गिर गई और घुटने टेककर मुझसे माफी मांगने लगी। मैंने अपनी डीप आवाज में उन्हें वर्णन किया कि मैं इस सीक्रेट रूइन को सालों से प्रोटेक्ट कर रहा हूं और उनका ऐसे दरवाजा तोड़कर आना एक चोर का काम है जिसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी टीचर तो रोकर माफी मांग रही थी, पर वो घमंडी चू फंग आगे आकर मुझ पर ही चिल्लाने लगा कि ये रूइन उन्होंने डिस्कवर किया है और वो गोल्डन की भी उसकी है, इसलिए सब कुछ उनका है। उसकी टीचर ने जल्दी से चू फंग को चुप कराया और अपनी बैकग्राउंड बताने लगी कि उसका बॉस ये ताओ है और उसका बाप लेवल 9 का रिसर्च डायरेक्टर है। उसने मुझे अपना सारा सामान लेने का ऑफर दिया, बस उनकी जान बख्शने के बदले में। मैंने हंसते हुए कहा कि तुम जैसे छोटे एंड्स के पास मुझे देने के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने अपनी स्वाड निकाली और उन दोनों को ठीक 30 सेकंड्स दिए ये डिसाइड करने के लिए कि आज वहां दोनों में से कौन मरेगा और कौन जिंदा वापस जाएगा। वक्त पूरा होते ही मैंने उनसे उनका फाइनल डिसीजन पूछा। चू फंग की टीचर हान ने बिना डरे चू फंग की जान बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने का हिरेक फैसला किया। पर दूसरी तरफ उस सेल्फ प्रोक्लेम्ड हीरो चू फंग ने डर के मारे खुद की जान बचाने के लिए उस टीचर को ही मरने के लिए चुन लिया जो उसके लिए अपनी जान दे रही थी। मैंने चू फंग के इस सेल्फिश दोगलेपन पर हंसा और बिना कोई टाइम वेस्ट किए एक सिंगल स्ट्राइक में अपनी स्वॉर्ड उस टीचर की छाती के आर पार कर दी। उस टीचर को आखिरी दम तक यकीन ही नहीं हुआ कि चू फेंग जिसे वो इतना मानती थी उसने उसे मरने के लिए आगे कर दिया। मैंने स्वॉर्ड निकाली और उस टीचर की डेड बॉडी जमीन पर गिर गई। मैंने उस रोते हुए चू फेंग को वार्न किया कि अगर वह अभी वहां से नहीं भागा तो मैं उसे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। वो इतना बड़ा डरपोक निकला कि बिना पीछे मुड़े वहीं से भाग खड़ा हुआ। मेरा टारगेट एग्जैक्टली यही था कि चू फेंग अकेले सफरिंग में रहे, जिससे मेरा प्लॉट पूरा हो गया। फिर मैं बिना टेंशन के उस रूइन के अंदर चला गया जहां एक गोल्डन ग्लोइंग स्केलेटन ध्यान लगाए बैठा था। वो स्केलेटन पिछले जमाने का मार्शल सेंट नैन शोंगफेंग था। मैंने उसे आवाज लगाई और वह स्केलेटन एक रूह बनकर जग गया और मेरे ऊपर चिल्लाने लगा कि वह सालों से यहाँ क्यों फंसा हुआ था। उसने मुझे बताया कि उसने मार्शल सेंट बनने के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया था, पर उसके लेवल अप होते ही एलियन रेसेस के स्ट्रांग फाइटर्स ने उस पर पीछे से अटैक करके उसे मरने की हालत में छोड़ दिया था। उसने रोते हुए कहा कि वह बस 3 साल में मर गया और उसे बिल्कुल शांति नहीं मिली। मैंने उसकी रोने वाली सैड स्टोरी को सुनकर कैजुअली कहा कि उसकी लाइफ और डेथ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उस रूह ने गुस्से में पागल होकर अपना सबसे स्ट्रांग अटैक मुझ पर फेंक दिया। मैंने तुरंत बिना हिले अपना पावर एक्टिवेट किया और ओरिजिन सील स्किल का यूज करके उस लेवल 9 के रूह को एक बबल के अंदर ब्लॉक कर लिया। वो बबल में कैद होकर फाइनली पहचान गया कि मैं स्ट्रांगसू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने स्माइल करते हुए उसको बताया कि उसका गेस्ट ठीक है और मैं उसे अभी मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि वो एक बहुत स्पेशल आइटम बनने वाला है। मैंने उससे साफ बता दिया कि उसकी इस फॉर्म का सबसे अच्छा यूज ये है कि वो मेरे पितासु लोंग को उनका मार्शल सेंट रैंक हासिल करने में एजाक और मदद करेगा। मैंने उस चिल्लाती हुई रूह को एक छोटे से शाइनिंग क्यूब में ट्रैप कर लिया और सोचा कि मेरा बाप इस अजीब गिफ्ट से कितना ज्यादा खुश होगा। उसी वक्त सिस्टम ने मेरी स्क्रीन पर बहुत सारे हाई लेवल
रिवॉर्ड्स फ्लैश किए, जिसमें एक डार्क जैगंग स्वॉर्ड मुझे मिली। बाउंड्री इंक्रीज कार्ड के साथ मुझे पूरे 20,000 विलन पॉइंट्स मिले। चूफेंग और उसकी टीचर के प्लॉट को सक्सेसफुली तोड़ने के कारण सिस्टम ने मुझे एक जेंगसेंग स्वॉर्ड आर्ट और एपिक रेन हुआंग सूत्रा भी रिवॉर्ड किया। मुझे रियलाइज हुआ कि इस टाइम यहाँ आना मेरे लिए कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। मुझे होप थी कि यह डबल लॉस चूफेंग के दिमाग को पूरी तरह हिला देगा, जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। अब मेरा फोकस वापस आउटर वर्ल्ड की मेन बैटल पर गया, क्योंकि मेरे लेवल 9 कल्टीवेशन कार्ड का टाइम अभी बचा था। मैं स्मूथली चलते हुए बाहर वापस सिटी के रुइंस में पहुंचा, जहां शेंडाई जाओ कसांग अभी भी हमारे लोगों को टॉर्चर कर रहा था। उसने हंसकर कंफेस किया कि डोंगदाऊ और नेहो के लोग ह्यूमंस को बिट्रे करके एलियंस की आर्मी में मिल चुके हैं, क्योंकि हम ड्रैगन नेशन के लोगों ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया था। उस गद्दार ने एलियन पावर यूज करके अपने राइट आर्म को एक ह्यूज म्यूटेड रेड क्लॉ में ट्रांसफॉर्म कर लिया था और मेरे कुछ दोस्तों को हवा में ब्लड स्प्लैटर के साथ क्रश कर रहा था। वो बेशर्म जनरल जोर जोर से हंस रहा था और चिल्लाता जा रहा था कि हम ह्यूमंस उसकी इस डार्क एलियन मैजिक को कभी समझ ही नहीं पाए, और अब वो हम सबको मारकर एक ब्लड सैक्रिफाइस क्रिएट करेगा। उसकी वो जॉइंट ओरा हर तरफ डिस्ट्रक्शन फैला रही थी। मेरे बचे हुए क्लासमेट्स और टीचर्स घबराकर उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, पर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। मैं अपने ब्लैक क्लाउड्स और रेड लाइटनिंग ओरा के साथ ठीक उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने एक कड़क आवाज में उससे कहा कि एक आउटर स्पेस के भिखारी को हमारी जमीन पर आकर इतना चीखने का कोई राइट नहीं है। उसकी आंखों में मेरे लिए लेवल 9 का फियर ठीक से दिख रहा था। मैंने बस कैजुअली अपनी स्वॉर्ड पर हाथ रखा और उस डार्क लाइटनिंग ब्लेड से एक सिंगल फास्ट स्विंग उसकी तरफ छोड़ी। उस एक स्ट्राइक ने उसकी उस पूरी जॉइंट ब्यूटेड आर्म को एक झटके में उसके शरीर से अलग कर दिया। उसकी सारी अकड़ टूट गई और वह रोते हुए मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। उसने मुझे लिटरली अपनी सारी प्रॉपर्टी और ट्रेजर्स देने का वादा किया अगर मैं उसे जिंदा छोड़ दूं। वो बोलने लगा कि वह जिंदगी भर मेरा लॉयल कुत्ता बनकर रहेगा। मैंने उसकी इस डेस्परेट एक्टिंग को कोल्डली देखा और कहा कि ठीक है। उसकी इस रिक्वेस्ट में सिंसियर इमोशंस दिख रहे थे, पर मैंने बिना किसी मर्सी के अपना ब्लैक वेव अटैक उस पर अनलीश कर दिया और उसको वहीं मिट्टी में मिला दिया। बाकी सारे बचे हुए लोग आगे आकर मेरे सामने झुक गए और मुझे जा सेवियर थैंक्स बोलने लगे और मेरा असली नाम जानने की डिमांड करने लगे। मैंने इजीली कह दिया कि उन्हें मेरे नाम या पहचान जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब वहां से अपनी मैन एकेडमी की तरफ निकल गए। मैं जानता था कि इस वॉर का फर्स्ट फेज फाइनली खत्म हो गया है और अब सारे फैक्शंस के लीडर्स बैठकर ये डिसाइड करेंगे कि इन एलियन सपोर्टर्स का आखिरी क्लियरेंस कब और कैसे करना है। मैं वहां से दूर चुफंग को देख रहा था और उसको देखते ही मैं रिलैक्स हो गया, क्योंकि उसकी फेक रोने वाली हालत मेरी जीत का सबूत थी। मेरे एक टीममेट ने मेरे पास आकर हंसते हुए रिपोर्ट दी कि उन म्यूटेड नीहो एनिमीज का स्टेमिना लिटरली बहुत ज़्यादा था और उनके एलियन पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करने में बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी लग गई थी। उसका मन था कि वह उन लोगों को जल्दी मारने की जगह पहले थोड़ा टॉर्चर करता। मैंने उसको कंप्लीटली एग्री करते हुए बोला कि वाकई हमने उन कचरे वालों को इजीली मरने दिया। मैंने मुस्कुराते हुए उसे समझाया कि रिलैक्स करो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उससे डायरेक्टली बोल दिया कि जल्द ही मैं उसे पूरी तरह से एंटरटेन होने का एक सॉलिड मौका दूंगा। तभी लिन पेंगशी मेरे पास आई। उसने बड़ी चालाकी और कॉन्फिडेंस के साथ मुझसे कहा कि सुयु, उस एलियन एनिमी का बचा हुआ सारा काम मैं खुद हैंडल कर लेती हूँ। उसका कहना था कि मैं तो पहले ही काफ़ी फेम और ग्लोरी कमा चुका हूँ, तो ये छोटी सी विक्ट्री मैं उसके नाम पर कर दूं। और इसके बदले में उसने बड़ी बेशर्मी से मुझे एक ऑफर दिया। उसने कहा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो वह मेरे पहले किए गए सारे मिस्टेक्स को माफ़ कर देगी और हम दोनों फिर से पहले जैसे अच्छे टर्म्स पर वापस आ जाएंगे। मैंने एक गहरी सांस ली और उसकी इस बेवकूफ़ी भरी बातों पर मुझे हंसी आ गई। मैंने उसे घूर कर पूछा कि क्या उसे इंसानों की भाषा समझ नहीं आती, या फिर वे बस यहाँ आकर थोड़ी सी अटेंशन और प्रेजेंस फील करना चाहती है। मेरे इतना कहते ही मैं आगे बढ़ा और बिना कोई सोचे समझे मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोर का था कि वो सीधा जमीन पर जा गिरी। ये सब देखकर जो फंग गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, सुयु, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? पीछे से किसी ने कहा, चू फंग, कुछ मत करो, नहीं तो तुम सीरियसली रूल्स को क्रॉस कर दोगे। रूल्स? चू फंग ने कहा, इस वक्त और इस जगह पर यह सब कुछ बस मार्शल आर्ट्स के बीच का एक छोटा सा स्पार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चू फंग ने अपनी मुट्ठी कसी और स्पीड से आगे बढ़ा, गरजते हुए कहा, सुयु, आज मैं और मेरे फादर तुम्हें इसकी सही कीमत चुकाना सिखाएंगे। तभी मैंने अपना पावरफुल अटैक लच किया। मेरे एक ही पंच ने उसे हवा में बुरी तरह से उड़ा दिया। वो चाहे कितना भी एरोगेंट और कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, मेरे इस रॉ अटैक के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। वो जमीन पर बुरी तरह क्रैश हुआ और उसके मुख से खून निकलने लगा। मैं उसके पास चलकर गया और ब्रूटली अपना पैर उसके चेहरे पर रखकर उसे जमीन में दबा दिया। चुफंग दर्द से चिल्लाते हुए अग्रेसिवली कहा, सुयु, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह ह्यूमिलिएशन देने की? मुझे छोड़ दो। तभी लिन पेंगशी रोते हुए दौड़कर मेरे पास आई।
वह लगातार प्लीज कहने लगी और मुझसे पूछने लगी कि मैं चू फंग की डिग्निटी को इस तरह अपने पैरों तले क्यों क्रश कर रहा हूँ। उसने रोते हुए कहा कि क्या उसका मुझसे माफी मांगने काफी नहीं है। मैंने एक एक्सट्रीम कोल्ड लुक के साथ उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारी औकात ही क्या है और तुम्हारा लेवल क्या है कि तुम यहाँ आकर डायरेक्टली मुझसे सवाल कर सको। मैंने एक शार्प एनर्जी वेव से उसे झटके से पीछे फेंक दिया। वह जमीन पर गिरते हुए और जोर से रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। चू फंग नीचे दबा हुआ चिल्लाया कि मैं उसे जल्दी छोड़ दूं और उसने कहा कि वो मुझे उसके साथ ऐसा बिहेव करने नहीं देगा। मैंने स्ट्रांगली और क्लियरली उसे वर्न कर दिया कि अगर उसने दोबारा मुझे इस तरह ऑफेंड करने की कोशिश की तो मैं इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं ले सकता कि इस दुनिया में उसके एक्स्ट करने के लिए कोई जगह बचेगी भी या नहीं। ठीक उसी वक्त मेरे दिमाग में सिस्टम की फैमिलियर आवाज़ गूंजी। सिस्टम ने मुझे कांग्रेचुलेट किया कि मैंने सक्सेसफुली सन ऑफ डेस्टिनी के मेंटल स्टेट को बुरी तरह से इंटरफेयर किया है, जिसकी वजह से उसके विल पावर में मैसिव और वायलेंट फ्लक्चुएशंस क्रिएट हुए हैं। इस अचीवमेंट के लिए मुझे ह्यूज रिवॉर्ड्स इशू किए गए थे। मुझे एक ऐसी पावरफुल बॉडी फोजिंग टेक्निक मिली जो मेरे सेल्स को एट रैंक स्टेज में ही इमोर्टल लेवल पर ट्रांसफॉर्म और रिकंस्ट्रक्ट कर सकती थी। ये एपिक टेक्निक मेरे 100 साल के हार्ड ट्रेनिंग और कल्टीवेशन टाइम को आसानी से बचा सकती थी। मैंने कामली सोचा, चलो अभी के लिए इसे सेफ सेवफ करके रखता हूँ। जब यह टेक्निक सच में अपने ट्रू परफेक्ट और मैक्स लेवल पर पहुंचेगी तभी इसका सबसे बेस्ट और मैजिकल हार्वेस्ट मुझे मिलेगा। कुछ वक्त बाद एकेडमी में एक ग्रैंड ऑफिशियल मीटिंग हुई जहां सारे टॉप स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर्स इकट्ठे हुए थे। एक सीनियर इंस्ट्रक्टर ने आगे आकर सीरियसली अनाउंस किया कि फ्रंट लाइन की बैटल सिचुएशन अचानक से काफ़ी बिगड़ गई है, इसीलिए उन्हें बहुत सॉरी फील हो रही है कि ये मार्शल आर्ट्स एक्सचेंज टूर्नामेंट स्मूथली खत्म नहीं हो पाएगा। ओवरऑल स्ट्रेटेजिक कॉम्बैट प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए इस साल के टूर्नामेंट को वक्त से पहले ही स्टॉप किया जा रहा था। उसके बाद जनरल यांग सबके सामने मेरी ओपनली तारीफ करते हुए बोले कि सू फैमिली के स्टूडेंट्स सच में इनक्रेडिबल और टॉप टियर होते हैं। मैंने बड़ी ही पोलाइटनेस के साथ कहा कि जनरल यांग आप कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं बस अपनी सू फैमिली की ग्लोरी और उनके ऑनर को मेंटेन कर रहा था। मेरा फर्ज है कि मैं अपनी पोजीशन और अपने नाम की रिस्पेक्ट रखूं। अगर मैं यहाँ वीक दिखता और मेरी वजह से मेरी सू फैमिली की रेपुटेशन खराब होती तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा क्राइम होता। जनरल यांग मेरी इस बात से बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया और मुझे 19वीं सिटी की तरफ से जीते गए सारे रिवॉर्ड्स का सोल इंचार्ज बना दिया। उन्होंने मुझे पूरी अथॉरिटी दे दी कि मैं इन रिवॉर्ड्स को अपने हिसाब से सबके बीच डिस्ट्रीब्यूट करूं। मैंने तुरंत सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज और वेपन्स निकाले और वहां खड़े सभी लोगों को उनका फेयर शेयर दे दिया। मैंने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि अब कोई यह नहीं कह सकता कि मैंने उनके साथ इनजस्टिस किया है। मैंने उन सबको मोटिवेट करते हुए कहा कि इस बैटल के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग 19वीं सिटी के नाम को कभी झुकने नहीं देंगे और अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करेंगे। जब सारा डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया तो एक कमांडर आगे आया और उसने सबको ऑर्डर दिया कि अब सब अपने अपने आइटम्स पैक कर लें और 19वीं सिटी वापस लौटने की तैयारी कर लें। उन्होंने बताया कि वापस जाने के बाद सबको अपनी इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग और मिशंस पर जाने की फ्रीडम मिल जाएगी। मुझे वहाँ के जनरल ने एक बहुत ही रेयर और स्पेशल पास दिया। उन्होंने मुझे वार्न किया कि ये पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे इसे बहुत संभाल कर रखना होगा क्योंकि ये मुझे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में एंट्री देगा। मैंने उन्हें थैंक यू बोला और कहा कि हम 3 महीने बाद जरूर मिलेंगे। किसी ने पूछा कि मैं फाइनली 5th सिटी की तरफ क्यों जा रहा हूँ, तो एक ऑफिसर ने उन्हें बताया कि मैं ह्यूमैनिटी के डिफेंस लाइन के सबसे आगे वाले हिस्से पर जा रहा हूँ जहाँ एलियन रेसेस का सबसे बड़ा खतरा है। चू फेंग अभी भी जमीन पर गुस्से से अपने दांत पीस रहा था। उसके दिल में मेरे लिए एक आग जल रही थी और वह सोच रहा था कि फ्रंट लाइंस पर सिर्फ मैं ही अकेला हीरो नहीं बनूंगा। उसका घमंड उससे कह रहा था कि जब वो अपनी फुल पावर के साथ वापस आएगा तो वो मुझे मेरे गॉड लाइक पेडेस्टल से नीचे गिरा देगा और मुझे घटनों पर ला देगा। मैं जल्दी ही ट्रैवल करके 5th सिटी के मेन मिलिट्री कैंप में पहुंचा। वहां गार्ड्स ने मुझे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट किया और अंदर जाने का रास्ता दिखाया। जब मैं कमांडर टेंट के अंदर घुसा तो मेरे सामने का सीन देखकर मेरा दिल एकदम से भारी हो गया। वहां चेयर पर मेरे फादर जनरल सू लॉन्ग बैठे थे और उनकी कंडीशन बहुत ही खराब लग रही थी। उनका एक हाथ बुरी तरह से इंजर्ड था और उसमें से खून निकल रहा था। उनकी मेंटल स्पिरिट भी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी, जैसे उन्होंने किसी बहुत ही डेंजरस एनिमी का सामना किया हो। मैंने तुरंत परेशान होकर उनसे पूछा कि आखिर उनकी ऐसी हालत किसने की है और किस इविल एंटिटी ने उन पर इतना डेडली अटैक किया है। मेरे फादर ने मुझे रिलैक्स करने का इशारा किया और बड़ी ही शांति से कहा कि ये बस बैटलफील्ड की एक छोटी सी प्राइस है जो उन्हें चुकानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि थोड़े हाई टियर रिसोर्सेज यूज करके वो अपने इस डैमेज को ठीक कर लेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए मैंने अपनी सिस्टम स्टोरेज से एक ग्लोइंग हरी क्विंगलिंग पिल निकाली। ये कोई आर्म पिल नहीं थी, ये प्योर लाइफ एनर्जी से भरी हुई थी जो सीधा हेवन और अर्थ के ओरिजिन सोर्स से कनेक्ट कर सकती थी। मैंने वो पिल अपने फादर को दी
और जैसे ही उन्होंने उसे अपनी बॉडी पर लगाया, उनका कटा हुआ और इंजर्ड हाथ अचानक से एक गोल्डन ओरा से ग्लो करने लगा। देखते ही देखते उनके मिसिंग सेल स्ट्रक्चर्स फिर से रिजेनरेट होने लगे और उनकी स्पिरिट पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो गई। मेरे फादर हैरान रह गए कि एक छोटी सी पिल में इतनी एक्सट्रीम हीलिंग पावर कैसे हो सकती है। उन्होंने रियलाइज़ किया कि यह पावर डायरेक्टली उनके ब्रोकन रैंक और रेलम को फिर से फॉर्म कर रही है। मैंने स्माइल करते हुए उन्हें बताया कि मार्शल सेज लेवल के नीचे अगर मेरे फादर की सिर्फ एक आखिरी सांस भी बची होती, तो भी मैं उन्हें डायरेक्ट मौत के दरवाजे से वापस खींच कर ला सकता हूँ। मेरे फादर ने मुझे एक गहरी नज़र से देखा और पूछा कि मैं आखिर अपने थर्ड ग्रैंड अंकल को क्यों बुलाना चाहता हूँ और मेरा एक्चुअल प्लान क्या है। उस वक्त मैंने एक बहुत ही मिस्टीरियस और ग्लोइंग क्यूबिकल बॉक्स बाहर निकाला। उस बॉक्स के बाहर निकलते ही पूरे टेंट में एक सुप्रीम एनर्जी फैल गई। मैंने उस बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए अपने फादर से कहा कि इसके अंदर एक डायरेक्ट मार्शल सेज की पोजीशन सील्ड है। मेरे फादर की आंखें शौक से पूरी तरह खुल गईं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके बेटे के पास एक रियल मार्शल सेज का सोर्स होगा। मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि यह अंदर वाला मार्शल सेज का सोर्स स्पेसिफिकली थर्ड ग्रैंड अंकल के लिए है, ताकि वह फाइनली उस सुप्रीम रैंक को अचीव कर सकें। मैंने उन्हें ग्लोइंग गोल्डन बुक दी। मैंने बड़ी सीरियस टोन में उनसे कहा कि जहां तक उनकी बात है, उन्हें अब सिर्फ एक मार्शल सेज नहीं बनना है। उनकी डेस्टिनी अब ह्यूमन एम्परर बनने की है और वे पूरी ह्यूमैनिटी को लीड करेंगे। मेरे फादर मेरे इस एम्बिशन और पागलपन को देखकर स्टंट रह गए थे। वे खुद से सोच रहे थे कि उनका यह बेटा आखिर किस लेवल का गॉड लाइक प्लान बना रहा है। उन्होंने उस ग्लोइंग गोल्डन बुक को देखा और पूछा कि ये आखिर कौन सी डिवाइन टेक्निक है। मैंने उन्हें बताया कि ये ह्यूमन एम्परर मैनुअल है और ये किसी भी टॉप टियर हेवन लेवल टेक्निक से कई हजार गुना ज़्यादा स्ट्रांग है। ये एक एक्चुअल स्टार लेवल टेक्निक थी। मेरे फादर इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि ये टेक्निक मुझे खुद के लिए रखनी चाहिए, क्योंकि मेरी उम्र अभी कम है और मेरा टैलेंट इस टेक्निक को डिर्व करता है। उनका कहना था कि उनकी उम्र अब ढल चुकी है और मैं उनसे बेटर कैंडिडेट हूँ। उन्होंने ये प्रपोज किया कि अब से पूरी फैमिली अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर मुझे एक सुप्रीम ह्यूमन एम्परर बनने के लिए ट्रेन करेगी। मैंने मुस्कुराकर उन्हें बुक वापस दी और कहा कि वो इसे खुद प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इससे भी अच्छे और पावरफुल ऑप्शंस मेरे सिस्टम में अवेलेबल हैं। मेरे इस स्ट्रांग एटीट्यूड को देखकर मेरे फादर मान गए और उन्होंने तुरंत थर्ड ग्रैंड अंकल को एक सिग्नल भेजकर वहां बुला लिया। जब थर्ड अंकल आते हैं तो वो फादर से सब हाल पूछते हैं। मैं थर्ड अंकल के पास जाकर उन्हें बताता हूँ कि मैंने उनके लिए और फादर के लिए एक छोटा सा सरप्राइज लाया था। उन्होंने फिर उस सेंट रैंक सील को देखा और वो बेहद खुश थे कि मैं उन्हें ये दे रहा था। फिर वो पूछते हैं कि मेरा लेवल अचानक 6 से 9 तक कैसे पहुंच गया, जिस पर मैं जवाब देता हूँ कि एक पुराने सेंट की वजह से। लेकिन उस वक्त का कल्टीवेशन सिर्फ थोड़े टाइम तक चलेगा। उसके बाद एक जनरल दौड़ा हुआ आया और बताया कि फ्रंट लाइन पर अटैक हो गया है। दुश्मनों में 10 लेवल 9 रैंक्स और कुछ और पावरफुल फाइटर्स थे। ये सुनकर मेरे फादर का चेहरा सीरियस हो गया। उन्होंने तुरंत अपने कमांडर मोड में आते हुए ऑर्डर दिया कि जिन लोगों को चोट नहीं आई है, उन्हें तुरंत ब्लड रिस्टोरिंग पिल्स दी जाएं और वह डायरेक्ट बैटलफील्ड की तरफ बढ़ें। उन्होंने फोर्थ सिटी से एक्स्ट्रा बैकअप मंगवाने का भी ऑर्डर दिया। मेरे फादर और थर्ड ग्रैंड अंकल ने मुझे टेंट में रुकने को कहा। उन्होंने डिसाइड किया कि पहले वह इन एलियंस का सफाया करेंगे और उसके बाद ही अपना ब्रेक थ्रू स्टार्ट करेंगे। मेरे फादर बाहर जाने लगे। तभी मैंने उन्हें रोककर अपने हाथों में से 2 किताबें निकाली। मैंने उन्हें वाइट ब्लीड टेक्निक की बुक दी, जो कि एक स्टार लेवल मार्शल आर्ट थी। मैंने उन्हें समझाया कि हालांकि इसको सीखना थोड़ा मुश्किल है, पर मार्शल सेज बनने के बाद उन्हें बिल्कुल ऐसी ही एडवांस टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। थर्ड ग्रैंड अंकल थोड़ा परेशान थे, क्योंकि दुश्मनों की गिनती 10 लेवल 9 एलियंस की थी और उन्हें डर था कि ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। पर मैंने अपने फादर की तरफ देखकर फुल कॉन्फिडेंस से कहा कि अगर वह सच में इस दुनिया के ह्यूमन एम्परर बनना चाहते हैं, तो मैं अपनी पावर से उन्हें इतना डिवाइन बिलीफ और एलियन फेथ प्रोवाइड करूंगा कि वह बिना किसी प्रॉब्लम के सीधा सेज रैंक को क्रॉस कर जाएंगे। ये सुनकर मेरे फादर के अंदर का वॉरियर जाग उठा और वे अपनी स्वर्ड के साथ टेंट से बाहर निकल पड़े। बाहर का नज़ारा सच में किसी नर्क से कम नहीं था। हर तरफ आग लगी हुई थी और आसमान धुएं से काला हो चुका था। हमारे ह्यूमन सोल्जर्स उन डिस्गस्टिंग एलियन से भिड़ रहे थे, जो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर स्टेल्थ अटैक करने आए थे। सामने से कुछ एक्सट्रीमली मस्कुलर और जॉइंट रेड स्किन वाले एलियन मॉन्स्टर्स आगे आए। उन्होंने एरोगेंट आवाज में चिल्लाते हुए कहा कि आज रात वो ह्यूमन रेस की इस 5th सिटी को मिट्टी में मिला देंगे और इस पर उनका ही राज होगा। उनका लीडर जोर जोर से हंस रहा था और ह्यूमन फोर्सेस को मॉक कर रहा था कि हमारी सिटी का कमांडर ऑलरेडी उनके एलियन सेज गॉड के हाथों अपना एक हाथ गंवा चुका है और अब हमारे पास कोई भी पावरफुल डिफेंडर नहीं बचा है। उसने चैलेंज किया कि आज सारे इंसान मारे जाएंगे। तभी मेरे फादर सु लॉन्ग किसी देवता की तरह आसमान से प्रकट हुए। उनकी बॉडी एक ग्लोइंग ओरा से कवर थी और जो हाथ एलियन ने काटा था वो कंप्लीटली फाइन था और उसमें एक इंटेंस फायर एनर्जी दौड़ रही थी।
उन एलियन लीडर्स की आंखें उन्हें देखकर बाहर आ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान ठीक कैसे हो गया। मेरे फादर ने बड़े ही ठंडे और खतरनाक ढंग से उन्हें देखा और कहा कि आओ आकर मेरी सिटी लेने की कोशिश करो। उन्होंने सबसे स्ट्रांग एलियन की तरफ पॉइंट करके कहा कि इन सभी लेवल 9 एलियंस को वो अकेले हैंडल करेंगे और बाकी सोल्जर्स सिर्फ लेवल 8 वालों को देखेंगे। एक जनरल ने मेरे फादर को रोकने की कोशिश की क्योंकि उनकी इंजरी अभी थोड़े देर पहले हील हुई थी, पर मेरे फादर ने फुल कॉन्फिडेंस में उसे पीछे हटने को ऑर्डर दिया। वो रेड स्किन वाला एलियन कमांडर बहुत गुस्से में आ गया। उसने चिल्लाया कि आज वो मेरे फादर सुलोंग का सारा पुराना और नया हिसाब बराबर कर देगा और उनका खून पी जाएगा। उसने अपने सारे लेवल 9 कंपेनियंस को ऑर्डर दिया कि सब एक साथ मिलकर मेरे फादर पर अटैक करें ताकि हमारी ह्यूमन रेस कंप्लीटली हेल्पलेस हो जाए। उन्होंने मिलकर एक मैसिव डार्क एनर्जी ब्लास्ट रिलीज किया, पर मेरे फादर अब पहले वाले सुलॉग नहीं थे। उन्होंने बस अपनी स्वॉर्ड को मजबूती से पकड़ा और अपनी नई स्टार लेवल टेक्निक वेट ब्लेड सेकंड फॉर्म सेवरिंग द गैलेक्सी को एक्टिवेट किया। एक ही फ्लैश में एक मैसिव वाइट और गोल्डन एनर्जी स्लैश आसमान को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उस स्लैश के अंदर इतनी डिस्ट्रक्टिव ताकत थी कि उसने हवा में एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया और एक ही सेकंड में उस रेड एलियन लीडर समेत बाकी लेवल 9 एलियंस को उनके वेपन्स के साथ दो टुकड़ों में काट के रख दिया। उनकी बॉडीज ब्लास्ट हो गईं और खून की बारिश होने लगी। वो डार्क एनर्जी अटैक कंप्लीटली शैटर हो गया। वो एलियन लीडर जमीन पर गिरा और मरने से पहले हैरानी से चिल्ला रहा था कि ये इम्पॉसिबल है। एक नॉर्मल इंसान इतना पावरफुल और डोमिनेंट कैसे हो सकता है जब तक कि वो एक एक्चुअल सेज गॉड ना बन गया हो। मेरे फादर उसके पास चले गए और बड़े काम टोन में उसके मुंह पर थूकते हुए बोले कि हालांकि वे अभी तक मार्शल सेज नहीं बने हैं, पर उन जैसी वीक मुर्गियों और कीड़े मकोड़ों को क्रश करने के लिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर की जरूरत नहीं है। वो एलियन अभी भी एरोगेंट था और बोल रहा था कि 2 दिन के अंदर उनकी एलियन रेस के 2 नए सेज गॉड्स यहाँ आएंगे और सारी ह्यूमन रेस को जिंदा जला देंगे। मेरे फादर ने उसके बाकी बचे सिर को काटते हुए कहा कि उन्हें पहले नर्क में जाकर वेट करना चाहिए क्योंकि बहुत जल्द उनके वो सेज गॉड्स भी वहीं आने वाले हैं। आसपास खड़े ह्यूमन सोल्जर्स इस गॉड लाइक डिस्प्ले ऑफ पावर को देखकर पागल हो गए थे। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि उनके सिटी लॉर्ड सच में इनविंसिबल हैं और उनकी पावर डायरेक्टली हेव्स को छू रही है। सोल्जर्स कंटिन्यूसली चेंगजू वन सुई चेंगजू वुडी का नारा लगाने लगे। तभी मेरे फादर के आसपास का एनवायरनमेंट कंप्लीटली बदल गया। एक प्योर और सेक्रेड ऑरिजिन लाइट आसमान से नीचे आई और उनकी बॉडी के आसपास एक मैसिव गोल्डन फैंटम ड्रैगन घूमने लगा। ये वो प्योर ह्यूमन एप्रर की ओराज थी और मार्शल आर्ट्स का एक्सट्रीम लेवल था। मैं दूर से ये सब देख रहा था और मेरे फेस पर एक सेटिस्फाइड मुस्कान आ गई। मुझे फाइनली पता चल गया था कि मेरे फादर ने सक्सेसफुली मार्शल सेज के रेल में एंटर कर लिया है। मेरे फादर ने आसमान में उड़ते हुए एक डोमिनेंट आवाज में सारे सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि अब टाइम आ गया है फ्रंट लाइंस को एडवांस करने का। उन्होंने ऑर्डर दिया कि आसपास के 3000 मील का सारा एरिया अब ह्यूमैनिटी की टेरिटरी है और उन्होंने सबको अटैक करने का कमांड दे दिया। रात भर उस बैटलफील्ड पर सिर्फ एलियंस की लाशें बिछी थी। जब दिन निकला तो एक सोल्जर ने मेरे फादर को आकर मिलिट्री रिपोर्ट दी कि उन्होंने सभी टारगेट्स को क्लियरली वाइप आउट कर दिया है और एलियंस के मैसिव वेपन्स और रिसोर्सेज कैप्चर कर लिए। उन्होंने कई रेयर मिनरल माइंस पर भी कब्जा कर लिया था। मेरे फादर ने तुरंत ऑर्डर्स पास किए कि बाकी सिटीज और टॉप फैमिलीज को बुलाकर इन मिनरल स्पॉट्स को उनके साथ बांट लिया जाए और जो छोटे मोटे रिसोर्सेज कैप्चर हुए थे वो फिफ्थ सिटी के उन सभी ब्रेव सोल्जर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा जिसने बैटल में अपनी जान की बाजी लगाई थी। सारे सोल्जर्स खुशी और रिस्पेक्ट से उन्हें देख रहे थे, जबकि दूसरी तरफ मैं इस एनवायरनमेंट से थोड़ा दूर एक आइसोलेटेड जंगल एरिया में अकेला था। मेरा माइंड अलग ही कैलकुलेशन कर रहा था। मुझे एहसास हो गया था कि अगर मुझे हेवन डिफाइन मेटल्स लड़नी है और अपने आप को टॉप पर मेंटेन रखना है तो मुझे फोर्सफुली अपने डेस्टिनी विलेन सिस्टम में से और विलन पॉइंट्स कमाने होंगे और खुद को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करना होगा, वरना फ्यूचर के हाईएस्ट टियर डेथ मैचेस में मेरी एक्स्टिंग पावर जल्द ही फेल हो जाएगी। मैं खुद पर थोड़ा हंस रहा था कि मैंने आज कितना बड़ा गैम्बल खेला है। मैंने अपनी मुट्ठी कसकर एक डिवोनिक एनर्जी का ऑर्ब अपने हाथों में महसूस किया। मैंने अपने सिस्टम स्टोर को ओपन किया और वहां से एक ही हुआ जीजान मोजिंग नाम का एक स्पेशल लिमिटेड टाइम सेल वाली सुप्रीम आइटम परचेज की। वो एक ब्लैक डेमोनिक बुक मेरी इन्वेंट्री से मेरी बॉडी में आ गई और मेरी स्किन के ऊपर से पर्पल लाइटनिंग्स निकलने लगी। मेरी आंखों के अंदर उस सिस्टम की वजह से एक खून जैसी लाल ग्लो आ गई। एक मैसिव डार्क घोस्ट फैंटम मेरे पीछे खड़ा हो गया था। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने चेस्ट में एक पावरफुल डेमोनिक हार्ट की बीट को फील किया। मैं समझ गया था कि चाहे मेरी ओरिजिन या बैकग्राउंड कुछ भी हो, पर कोई भी सुपर नेचुरल पावर मेरे स्टेप्स को रोक नहीं सकती। मैं जोर से आसमान की तरफ देखकर हंसा और मैंने प्रॉमिस किया कि अगर हेवन मुझे इस पूरे यूनिवर्स का हीरो और प्रोटैगनिस्ट बनने का हक नहीं देता तो मुझे कोई इशू नहीं है। मैं इस सारे हेवन और अर्थ का सबसे टेरिफाइंग और अनमैचेबल डेस्टिनी विलेन बनूंगा जिसके आगे सारे सन ऑफ डेस्टिनी अपने घुटने टेकेंगे।
मुझे फ्रंट लाइन से लाखों लोगों के चैंट सुनाई दे रहे थे और मैं क्लियरली फील कर पा रहा था कि मेरे फादर का मार्शल सेज में ब्रेक थ्रू करना एलियंस को बर्दाश्त नहीं होगा और वो एक बहुत बड़ा हमला करेंगे। उन्होंने रिपोर्ट दी कि करीब 60 लेवल 9 एक्सपर्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और बाकी रास्ते में हैं। उन ऑफिशियल्स ने तय किया कि आज रात वो मेरे फादर को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रंट लाइंस पर अपनी जान की बाजी लगा देंगे। पर तभी आसमान का रंग बदल गया। एलियंस के 5 मार्शल सेज लेवल के गॉड्स एक साथ आसमान फाड़ कर आ गए। वो मेरे फादर के ब्रेक थ्रू को रोकने आए थे। उन एलियन गॉड्स ने धमकी दी कि अगर इंसानों ने मेरे फादर को उनके हवाले नहीं किया तो वो आज पूरी ह्यूमन रेस को जड़ से मिटा देंगे। ये सब जब हो रहा था, मेरा अपना लेवल 8 का ब्रेक थ्रू भी कंप्लीट हो गया था। मैंने सोचा कि अब वक्त आ गया है बाहर निकलने का। मेरी सु फैमिली जल्दी 3 मार्शल सेजेस वाली फैमिली बनने वाली थी। मैंने अपने शैडो स्टेप्स यूज किए और सीधा 5th सिटी के मेन गेट के बाहर वाले जंगल टेरिटरी में आ गया। वहां मैंने देखा कि कुछ ह्यूमन सोल्जर्स बुरी तरह फंस गए थे और दर्जनों रेड स्किन जॉइंट लेवल 8 एलियंस उन्हें मारने वाले थे। मैं सीधा उन एलियंस के बीच में एंटर हो गया। मैंने अपने सैनिकों से कहा कि वो पीछे हट जाएं क्योंकि यह एरिया बहुत डेंजरस है। मैं अभी एलियन गॉड्स के साथ तो नहीं लड़ सकता था, पर इन लेवल 8 एलियंस को तो मैं स्नैक की तरह खा सकता था। मैंने अपनी वॉइड एनर्जी को स्वॉर्ड में इन्फ्यूज किया और उन घमंडी एलियंस पर टूट पड़ा। एक ही स्ट्राइक और सीधा खेल खत्म हुआ। मेरा ब्लैक ब्लेड उनके सीने को फाड़ता हुआ बाहर निकल आया। बाकी एलियन मॉन्स्टर्स को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। वो डर के मारे पीछे हटने लगे, पर मैं तब तक उनके सर्कल के बीच में आ चुका था। मैंने अपना हाथ आगे किया और गॉड स्प्रेसिंग एलिफेंट टेक्निक का फैंटम फॉर्म उनके ऊपर स्मैश कर दिया। एक जॉइंट गॉड लाइक हाथी का रूप आसमान से जमीन पर उन लेवल 8 एलियंस को क्रश करता हुआ गिरा और वहां सिर्फ और सिर्फ धूल और मिट्टी का धुआं बचा। उन एलियन बीस्ट्स की लाशें जमीन पर पड़ी थीं और उनकी ओरिजिन एनर्जीज को मैं अपने औरास में अब्सॉर्ब करने लगा। मेरे लेवल 8 एलियंस को अब्सॉर्ब करने का नज़ारा देखकर वहां खड़े इंसान और एलियन दोनों हैरान थे। उन एलियंस का न्यूट्रिएंट टेस्ट सच में डिलीशियस था, पर अब यह मेरी अपग्रेडेड रैंक के सामने थोड़े वीक फील हो रहे थे। मेरे इस डेमोनिक रूप को देखकर एलियंस ने चिल्लाकर अपने साथियों को मुझ पर हमला करने का ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे सिर पर अटैक करें, पर मैं उनकी स्पीड को ऐसे देख रहा था जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो। मैंने हंसते हुए अपनी स्वॉर्ड उठाई और अपनी अल्टीमेट टेक्निक यूज की। मेरे पास एक ऐसी स्वॉर्ड है जो सब कुछ दफन कर सकती है, जो आसमान और जमीन दोनों को फाड़ सकती है। मैंने एक मैसिव स्ट्राइक रिलीज की जिसने उस पूरे एरिया को एक डेड डोमेन में बदल दिया। एलियंस चीखते हुए मरने लगे। ह्यूमन सोल्जर्स इस गॉड लाइक डिस्प्ले को देखकर जोर जोर से सुशाउजू उड़ी चिल्लाने लगे। उनका जोश आसमान छू रहा था और उन्होंने मेरे पीछे आकर बचे हुए एलियंस को काटना शुरू कर दिया। तभी वहां छुपकर एक एलियन प्रिंस मेरी तरफ डर के मारे देख रहा था। उसने जब अपना रास्ता क्लियर नहीं पाया तो वो मेरे सामने भीख मांगने लगा। उसकी आंखों में डर और पैनिक भरा था। उसने रोते हुए चिल्लाया कि उसकी जान बख्श दूं, क्योंकि उसके फादर एक एक्सट्रीम लेवल के सेज गॉड हैं और अगर मैंने उससे मारा तो उसके फादर पूरी ह्यूमन रेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसका यह बकवास कॉन्फिडेंस देखकर मेरी हंसी छूट गई। मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारी और उसे ग्राउंड में प्रेस कर दिया। मैंने हंसते हुए और एरोगेंट टोन में उससे कहा कि तुम क्या सोचते हो कि सिर्फ तुम्हारी एलियन रेस के पास ही सेज लेवल एक्सपर्ट्स हैं? मैंने उसकी आंखों में देखा और बड़ी कोल्डली उसे कंप्लीटली एक्सटिंग्विश होने का ऑर्डर दिया। उसने रोने की पूरी कोशिश की, पर मैंने अपनी स्वॉर्ड का एक स्विफ्ट हॉरिजॉन्टल स्विंग किया और उस एलियन प्रिंस का सिर धड़ से अलग होकर ग्राउंड पर लुढ़कने लगा। जैसे ही उस प्रिंस की मौत हुई, आसमान अचानक से ब्लड रेड हो गया।